हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ। आज हम लोग टेस्ट सीरीज़ बीपीएससी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 67वीं बीपीएससी, तो उसके हम लोग आज टेस्ट सीरीज़ 5 और टेस्ट सीरीज़ 6 सॉल्व करने वाले हैं। वैसे कल ही हम लोग सॉल्व करने वाले थे 4 और 5, लेकिन बीच में कुछ तकनीकी समस्या आ गई जिसके कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, मतलब एक ही टेस्ट सीरीज़ हो पाई, जो कि मेरा मैराथन क्लास था 300 का क्वेश्चंस का, तो वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई कुछ समस्या के कारण। कोई नहीं, आज हम उसको क्या करते हैं, जो कल नहीं हुआ आज उसको 300 क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन तो आप 100 नहीं 150 क्वेश्चन तो आपके बिहार से रिलेटेड है, तो उसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा ताकि आपका क्या हो जाए, कोई भी क्वेश्चन स्किप ना होने पाए। तो बहुत ही अच्छे से कई बार रिवीजन करिएगा। और बाकी कुछ क्वेश्चन जो एक छठी टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन रिवाइज होंगे आपके। क्यों होंगे? क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको रिवाइज करा देंगे, ताकि वहाँ से साइंस के क्वेश्चन है जो कि आपके बार बार वो पूछे जाते हैं, इसीलिए उसको रिवाइज कराने वाले हैं। तो इस तरीके से आपके 300 क्वेश्चन होंगे, जो आपके बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। आप जब भी जाएंगे एग्ज़ाम देने 8 तारीख को एग्ज़ाम में, तो वो आपको हम 100% जो है बेनिफिट यहाँ से आपको मिलने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। और स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि आज की मोटिवेशन कोड क्या है, जो हमें एनर्जेटिक बनाने में हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। आज 25वीं छोटी सीरीज़ है और हम लोग 300 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब अरमान ले ही लिया है, लक्ष्य बना ही लिया है, मंजिल को अपना मान ही लिया कि ये मेरी मंजिल है, यही हमारा लक्ष्य है, तो कुछ भी मुश्किल आए, कुछ भी आसान है, उससे हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब ठान लिया तो ठान लिया। अब तो क्या करना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना। कब तक लगे रहना? जब तक लक्ष्य मिल नहीं जाता है, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही क्या है, लक्ष्य तक आपके साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए थे, बीच में ही वो ब्रेक हो गया था। तो चलिए कोई नहीं, हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट से ही आज स्टार्ट करते हैं। बिहार के गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस 2011 समारोह में किस झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ था? तो किसको मिला था? ये कल मैंने कर दिया था। 1 मिनट गाइस, ये बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को किया गया था। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। 1 मिनट। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे बिहार शिक्षा परियोजना को पहला स्थान मिला हुआ है। और जो ये है आपका क्या कहते हैं, महिला और विकास परिषद जो है, इसको कौन सा स्थान मिला है? इसको 3rd रैंक मिला है। तो सेकंड किसको मिला है? उद्योग को मिला है। उद्योग विभाग जो है, इसकी जो झांकी थी, इसको 2nd रैंक मिला है। यानी कि बिहार का जो गांधी मैदान है, उसमें जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ, उसमें कौन सी झांकी को 1st रैंक मिला है? तो फर्स्ट है आपका बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड आपका किसको मिला है? उद्योग को मिला है, सेकंड उद्योग को। और थर्ड जो है किसको मिला? महिला विभाग को मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक, इसमें क्या लिखा है, थोड़ा ब्लर हो गया, थोड़ा नहीं ज़्यादा ब्लर हो गया। शम्स आलम ये बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो कल मैंने बता दिया था कि किसके रहने वाले, मधुबनी के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक हैं, क्या नाम है इनका? शम्स आलम, जो बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो इनको ध्यान रखिएगा, ये मधुबनी के रहने वाले हैं। और इनको क्या है, क्यों ये चर्चा में थे? क्योंकि 2020 के लिए इनको क्या था, राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड मिला है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबनी के रहने वाले हैं। बिहार के किस अर्थशास्त्री को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2000, ये कल ही मैंने डिस्कस कर दिया था, डॉक्टर सहवाल गुप्ता को। ये मतलब क्या है कि मरणोपरांत इनको मिला। और किसको मिला था? और क्या मैंने एक बताया था, एक चंदना करके मैंने बताया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, चंदना जी, आचार्य चंदना जी करके हैं, उनको मिला था पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिलो ऐप का संबंध किस विभाग से है? तो ये कल मैंने बता दिया था, शिक्षा विभाग से है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि क्लास 11th और 12th तक के जितने भी डाउट होंगे, मतलब विषयों के डाउट होंगे, वो यहाँ क्लियर किए जा सकेंगे। चर्चा में रहा ओढ़नी डैम किस बिहार के किस जिले से है? तो ये बांका जिले से। ओढ़नी डैम किससे संबंधित है? बिहार के बांका जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा बिहार म्यूजियम किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 2015 में स्थापित किया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा, बिहार म्यूजियम जो है ये 2015 में ये खोला जाएगा। और ये बिहार म्यूजियम, बिहार की राजधानी जो है वो कहाँ पर है? पटना में। ये भी ध्यान रखना, बिहार म्यूजियम 2015 में होता है, कहाँ पर है? वहाँ की कैपिटल जो है पटना, वहाँ पर है। पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग बिहार का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसमें किसको नियुक्त किया गया है? तो इसमें जो ये जो नियुक्त किया गया उनका नाम है संजय कुमार। तो यह ध्यान रखिएगा कि पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग यानी जो बिहार है उसका अध्यक्ष नियुक्त कौन किया गया? संजय कुमार। किशोरियों के विकास के लिए महिला और विकास ने मंत्रालय ने किस अभियान को लॉन्च किया? तो कल ही बता दिया था, उड़ान
अभियान को लॉन्च किया है। और इसके तहत क्या किया जाएगा, जो उड़ान अभियान होगा इसके तहत जो दहेज उत्पीड़न, किशोरी और क्या कहते हैं खान पान, किशोरावस्था में जो होने वाली समस्याएं हैं उनके प्रति इनको क्या किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 2020-21 में बाघों की गणना के लिए लगाए गए कैमरा ट्रैप में कितने बाघ और कितने शावक होने की पुष्टि की गई है। तो ये कितने थे, 45 बाघ और 8 शावक की बात की गई थी। 45 बाघ और 8 शावक की बात की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, किस जिले के सर, क्या लिखा है यहाँ पे, एक मिनट मैं इसको क्लियर करती हूँ कि क्या कह रहा है। ये सरमेरा है, एक मिनट फिर से इसको लिख दे रही हूँ। सरमेरा किस जिले के सरमेरा प्रखंड की, यहाँ मैंने क्वेश्चन कल बताया था कि सरमेरा प्रखंड है, तो ये किस जिले का सरमेरा प्रखंड है जहाँ के सभी पंचायतों में क्या है, महिलाएं ही मुखिया हैं। तो वो कौन सा ऐसा है, ये नालंदा है। कल ही मैंने बताया था, तो नालंदा ध्यान रखें कि नालंदा जिले का जो सरमेरा प्रखंड है वहाँ के सभी पंचायतों में क्या है, महिलाएं ही क्या है, मुखिया बनी है। कि बिहार राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक किस जिले में ये किया गया है, खोला गया है, तो ये कौन सा था, मुजफ्फर, कल ही मैंने बताया था ये कहाँ का है, मुजफ्फरपुर, तो ये भी ध्यान रखिएगा आपका। नेक्स्ट क्या है, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में पटना का स्थान कौन सा है, तो कौन सा नंबर है, 32वां स्थान है। कौन सा नंबर है, 32वां नंबर है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये इस अभियान, और ये जो आपका क्या कहते हैं इसको, एक मिनट, सबसे प्रदूषित शहरों की बात की है ना, तो जो सबसे प्रदूषित, तो ये बी हो जाएगा, यानी 32वां आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बिहार में जल जीवन, ये इंपॉर्टेंट है, बिहार में जल जीवन योजना की शुरुआत किस जिले से की गई थी, तो जल जीवन की योजना जो है पश्चिमी चंपारण से की गई थी। और ये जल जीवन हरियाली की शुरुआत कहाँ से की गई थी, पश्चिमी चंपारण के चंपापुर गाँव से की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे 3 वर्षों में यानी कि 2022 तक इसमें कुल जो रुपए थे खर्च करने का जो लक्ष्य रखा गया था वो 24,524 करोड़ रुपए का था। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, 26 अक्टूबर, ये इसकी जो शुरुआत की गई थी जल जीवन हरियाली की वहाँ पर, तो 26 अक्टूबर 2019 तक की गई थी। लक्ष्य 2022 तक यानी 3 साल का रखा गया था। यहाँ पे कहाँ पर की गई थी, पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में की गई थी, कब की गई थी, 2019 में की गई थी। जल जीवन हरियाली 2019 में की गई थी। नेक्स्ट बिहार के तृतीय कृषि रोड मैप का शुभारंभ कब किया गया, तो कल ही मैंने बताया था, इसको भी बताया था कि यहाँ पे 17 हर जगह है, तो ध्यान रखिएगा कि कब एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अक्टूबर 2017 में की गई थी। बिहार सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी प्राकृतिक खतरों से बचने के लिए उठाए गए कदम जो हैं, संबंधित प्राकृतिक खतरों से बचने हेतु उठाए गए कदम, ये किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। बिहार में औद्योगिक निवेश विकास नीति 2020 है, इसमें निम्न से किससे संबंधित है, तो मैंने कल ही बताया था कि 2025 तक क्या करना है, सब्सिडी प्रदान करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर का सही प्रतिशत क्या है, तो इसमें क्या प्रतिशत हो जाएगा, 63.82% हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। साक्षरता दर, बिहार में सबसे गरीब जिला कौन सा है, तो सबसे गरीब, कल हम लोग शायद यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे तभी गड़बड़ हो गया था। बिहार में सबसे गरीब जिला कौन सा है, तो ये है अररिया, ये अररिया नहीं, अररिया तो सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट पे है शिवहर। अगर देखिए यहाँ मैंने ये समझाने की कल कोशिश की थी कि सबसे गरीब पूछा है, तो यहाँ पे अररिया बैठा है और अररिया है सेकंड नंबर पे, तो इस हिसाब से आप आंसर लगाएंगे ई, यानी इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पे सबसे गरीब की बात करें तो 7 से सबसे गरीब, 7 से शिवहर, तो ये लगा दीजिएगा, और सेकंड नंबर पर क्या है, अररिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सोनपुर की, चेचर की, चिराद की, मनेर, ये कहाँ से हुए हैं, तो ये जो है उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के अवशेष चिराद वैशाली जिले और चेचर जो यहाँ पे लिखा है ये कहाँ, किस जिले का है, वैशाली जिले का है, तो यहाँ के वैशाली जिले से, गया जिले के सोनपुर, पटना, मतलब यहाँ उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति में आरंभिक साक्ष्य किस युग से मिलते हैं, तो ये कहाँ से मिलेंगे, आपको तुरंत लग जाना चाहिए कहाँ से मिलेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पूर्व प्रस्तर युग से। बिहार में जो आदि मानव की उपस्थिति मिली है इसके जो आरंभिक साक्ष्य पूर्व प्रस्तर युग से मिले हैं, जो लगभग देखा जाए अनुमान 1 लाख वर्ष पूर्व का है। कौमुदी महोत्सव नामक नाटक के लेखक कौन है, कौमुदी, तो कौमुदी के कौन हो जाएंगे, ये एक मिनट, ये हैं, क्या नाम है इनका, विज्जिका। कौमुदी महोत्सव की रचना जो की थी वो किसने की थी, विज्जिका ने की थी। कौमुदी महोत्सव नामक नाटक के लेखक कौन है, विज्जिका है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा कौन था, तो बृहद्रथ वंश का जो अंतिम राजा था वो हो जाएगा रिपुंजय। बृहद्रथ वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था, रिपुंजय।
ये ध्यान रखिएगा। बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा क्या था? रिपुंजय था, जिसकी हत्या जो थी उसका एक मंत्री था पुलिक। इसका एक मंत्री था जिसका नाम था पुलिक, उसने इसकी हत्या कर दी थी और अपने नाबालिग पुत्र को क्या किया था? मगध के सिंहासन पर बिठा दिया था, जिससे नाराज होकर के जो भट्टिय था वो भट्टिय एक सामंत था, उसने क्या किया? नाबालिग राजा की हत्या करके स्वयं अपना राजा बन जाता है। और मगध राजा भट्टिय का पुत्र ही क्या था? ये बिंबिसार था, भट्टिय का पुत्र ही बिंबिसार था। तो बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा कौन था? रिपुंजय था, ये ध्यान रखिएगा। बौद्ध ग्रंथों में आपड़ शब्द का प्रयोग किस लिए हुआ है? तो मिले जुले गाँव के लिए हुआ है। ये किसके लिए हुआ है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपड़ मिले जुले गाँव से इसका संबंध इसी के लिए किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? महापद्मनंद का शासनकाल कब से कब तक है? तो महापद्मनंद का जो, चलिए अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि सभी का देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। जैसे ये महापद्मनंद का यहाँ पूछा है तो इसका हो जाएगा 344 से 322 ईसा पूर्व हो जाएगा। तो इस हिसाब से महापद्म का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। महापद्मनंद का शासनकाल क्या है? 344 से 322 ईसा पूर्व हो जाएगा। और शिशुनाग का क्या हो जाएगा? शिशुनाग का हो जाएगा ये 412 से 344 जो है ये किसका हो जाएगा? शिशुनाग का हो जाएगा। 412 से ये जो 344 है, 412 से 344 शिशुनाग का हो जाएगा, 344 से 322 महापद्मनंद का हो जाएगा, और 394 से 366 ये जो सी ऑप्शन दिया है ये किसका हो जाएगा? कालाशोक का हो जाएगा। कालाशोक को काकवड़ भी कहा जाता था, तो कालाशोक या काकवड़ का हो जाएगा 396 से 366, और 518 से 412 तक क्या हो जाएगा? नाग दशक, जिसको दर्शक भी कहा जाता था। तो ये ध्यान रखना है कि शिशुनाग का 412 से 344, और क्या कहते हैं इसका 344 से 322 आपका महापद्मनंद का हो जाएगा, 394 से 366 कालाशोक का हो जाएगा, और 318 से 412 तक क्या हो जाएगा? 518 से 412 किसका हो जाएगा? नाग दशक का हो जाएगा। इनमें से किस शासक को उग्रसेन का नाम भी दिया गया है? तो किसको उग्रसेन का नाम दिया गया? महापद्मनंद, कालाशोक, शिशुनाग या नाग दशक? तो किसको दिया गया? महापद्मनंद को क्या कहा जाता था? उग्रसेन भी कहा जाता था। इनमें से कौन नंदवंशीय शासक नहीं है? तो उग्रसेन भी है, पंडुक भी है, भूतपाल, मतलब सभी जो है इसमें क्या हो जाएगा? आंसर ई हो जाएगा। क्योंकि महाबोधि वंश, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि महाबोधि वंश में जो नंदवंश के शासक थे उनके कई नामों का उल्लेख है, जैसे उग्रसेन, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल और योविशाड़क मैंने बताया था, कैवर्त था, धनानंद था। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनमें से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। इनमें से किस लेखक ने कहा था कि धनानंद के पास 2000 अश्वरोही और 3000 रथ हैं? ये किसने कहा था? ये अब किसने कहा था कि किस लेखक ने कहा था कि धनानंद के पास 2000 अश्वारोही और 3000 क्या हैं? 3000 हाथी हैं? तो ये किसने कहा था? ये कहा था कर्टियस ने कहा था। किसने कहा था? कर्टियस ने कहा था। नेक्स्ट क्या है? महावीर जैन को कितने वर्षों के तपस्या यानी तप करने के बाद, कितने साल उन्होंने तपस्या की थी कि उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये कितने वर्षों के बाद? इनको 12 वर्ष के बाद। कितने वर्षों के बाद? 12 वर्ष। वो क्या करते हैं? 30 जो महावीर स्वामी वो 30 वर्ष की अवस्था में ही क्या करते हैं? घर को त्याग देते हैं, और उसके बाद 12 वर्ष कठिन तपस्या करते हैं और उनको क्या किया जाता है? यानी आंसर क्या हो जाएगा? 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हम? एक मिनट। घोषा कहाँ की नर्तकी थी? घोषा कहाँ की नर्तकी थी? ये हो जाएगा पाटलिपुत्र की। घोषा जो थी पाटलिपुत्र की नर्तकी थी, और माना जाता था कि वो 1000 सुइयों की नोक पर क्या करती थी? नाचती थी, मतलब नृत्य करती थी। सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? तो किसने सिद्ध किया था? आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट जो थे ये कोपरनिकस से 1000 साल पहले ही ये सिद्ध कर दिया था कि क्या है? पृथ्वी जो है वो क्या है? पृथ्वी गोल है। ठीक है, ये कोपरनिकस से पहले ही इन्होंने कर दिया था। और इन्होंने 499 में मात्र 23 वर्ष की उम्र में ही क्या किया था? इन्होंने गणित और खगोल शास्त्र पर एक शोध ग्रंथ आर्यभट्टियम लिखा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? फाहियान ने भारत का भ्रमण कब किया था? तो ये भी डिस्कस हम लोग पहले कर चुके हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, ये कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको रखा गया है। 405 से क्या हो जाएगा? 411 ईस्वी के बीच इन्होंने भारत का भ्रमण किया था। आम्रपाली नामक नर्तकी जो कि महात्मा बुद्ध की समकालीन थी, का संबंध किस नगर से है? आम्रपाली, ये इनका संबंध किससे है? वैशाली से है। आम्रपाली नामक नर्तकी जो कि महात्मा बुद्ध के समकालीन थी, इनका संबंध किस नगर से है? वैशाली से है। कुम्भरहार स्थल संबंधित है प्राचीन किससे है? कुम्भरहार का संबंध किस उससे है? तो ये किससे हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा पाटलिपुत्र से। कुम्भरहार स्थल किससे संबंधित है? तो ये पाटलिपुत्र से संबंधित है। और ये यहाँ पे मौर्य वंश से संबंधित क्या है? अवशेष है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हम? शासक मिहिर कुल का संबंध किससे संबंधित है? तो मिहिर कुल जो है ये किससे संबंधित है?
मिहिर कुल जो है हूण शासक से संबंधित थे। इसने पाटलिपुत्र पर क्या किया था, आक्रमण किया था, और जो नरसिंह बालादित्य थे उनको बंगाल तक खदेड़ दिया था। कौन, मिहिर कुल। तो मिहिर कुल का संबंध हूण शासक से है। और गुप्त काल को शौर्य कहने के कारणों में क्या शामिल नहीं है, विद्या की परिपूर्णता, स्वर्ण सिक्के, सांस्कृतिक विकास का चरम उत्कर्ष, राजनीतिक सुदृढ़ता। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे हो जाएगा ई। ठीक है, कि यानी कि गुप्त काल को क्या विद्या के कारण, कला के कारण, सांस्कृतिक जीवन में जो उपलब्धियां थी उनका युग माना जाता था। तो यहाँ पे एक से अधिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हिंदू धर्म में भागवत परंपरा का विकास कब हुआ था, तो गुप्त काल में हुआ था। कब हुआ था इसका, गुप्त काल में हुआ था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका यूपीएससी में, पीसीएस में भी आ चुका है। भागवत परंपरा का विकास गुप्त काल में हुआ था। मगध में परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, मगध में परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे कृष्णगुप्त थे। मगध में परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, कृष्णगुप्त थे। तो कृष्णगुप्ता वॉज द रूलर ऑफ द लेटर गुप्ता डायनेस्टी इन मगध। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि मगध में परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, कृष्णगुप्त थे। पाल काल में तुरुष्क, ये भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि तुरुष्क दंड क्या था, तो ये एक प्रकार की क्या थी, टैक्स सिस्टम थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्या था, एक तरह का टैक्स सिस्टम था जो तुर्कों के आक्रमण को रोकने के लिए साधनों पर खर्च किया जाता था। नालंदा महाबिहार को 200 गांव दान में देने वाला कौन था, तो इसमें से क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ हो जाएगा धर्मपाल था। क्योंकि धर्मपाल कैसा था, ये बहुत ही क्या कहते हैं उसको, उपकार करने वाले, बहुत ही ज़्यादा उपकार करता था। ये बौद्ध शैक्षिक संस्थाओं को प्रश्रय देता था। ठीक है, और महाविहार की स्थापना भी धर्मपाल ने की थी। कौन से महाविहार की, विक्रमशिला की। कौन से, विक्रमशिला, यहाँ लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, विक्रमशिला। तो विक्रमशिला जो बिहार था, महाविहार था, उसकी स्थापना किसने, ये क्वेश्चन कई बार पूछा कि विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। तो ये भी आप, और धर्मपाल ने ही नालंदा महाविहार को 200 गांव दान में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो कर्नाट वंश के जो अंतिम शासक थे वो उसमें किसका नाम आएगा, हरि सिंह का नाम आएगा। कर्नाटक वंश के अंतिम शासक जो थे हरि सिंह थे। लेकिन अगर इसके संस्थापक पूछ ले तो संस्थापक नान्यदेव थे, अंतिम शासक हरि सिंह थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुई थी, तो ये कब हुई थी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, ये हुई थी आपकी 5वीं। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना पासे पाटलिपुत्र 5 से 5वीं शताब्दी। तो जिसको नहीं याद हो पा रहा वो ऐसे याद कर ले, पासे पाटलिपुत्र 5 से 5वीं शताब्दी। तो इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी और मगध के शासक जो थे अजातशत्रु, उन्हीं के द्वारा इसको बसाया गया था। अजातशत्रु के द्वारा इसको बसाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और इसका विकास एक सैनिक शिविर के रूप में किया गया था। और अजातशत्रु के उत्तराधिकारी जो उदयन है वो क्या करते हैं, इसको अपनी राजधानी बनाए थे। तो ये भी पूछता हुआ है कि किसने राजधानी बनाया था, तो उदयन ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सम्राट अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष बोध गया का भ्रमण किया और वहाँ एक स्तूप का निर्माण कराया, तो किस वर्ष की बात है ये, तो ये है 10वें वर्ष। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वहाँ महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो इनको गौतम भी कहा जाता था, सिद्धार्थ भी कहा जाता था। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ब्रह्म समाज की प्रथम शाखा बिहार के किस शहर में स्थापित की गई थी। ब्रह्म समाज की प्रथम शाखा ये कहाँ स्थापित की गई थी, ये की गई थी भागलपुर में की गई थी। तो जो कौन थे उस समय, कृष्णनंदन घोष, इन्हीं के द्वारा भागलपुर में कब 1866 में, कृष्णनंदन घोष के द्वारा 1866 में भागलपुर में क्या किया गया था, भागलपुर में ब्रह्म समाज की शाखा स्थापित की गई थी। और यह पहली ही शाखा थी, बिहार में यह पहली शाखा थी। लेकिन बाद में क्या होता है, पटना, मुंगेर, जमालपुर और अन्य नगरों में इसकी शाखाएं खोली जाती हैं। लेकिन पहला जो है 1866 में कृष्णनंदन घोष के द्वारा ये स्टार्ट की जाती है। कहाँ पर, भागलपुर में। यह ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म बौद्ध धर्म के उपदेशों में समानता क्या थी, तो समानता इसमें क्या हो जाएगी, पशु बलि का विरोध हो जाएगा। पशु बलि का विरोध दोनों मान्यताएं करती थी, जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म भी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डायमिकस किसके दरबार में आया था, तो बिंदुसार के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीएससी पीसीएस में भी आ चुका है। डायमिकस किसके दरबार में आया था, तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था। क्लियर। तो ये जो डायमिकस था वो सीरिया का जो शासक था उसका क्या नाम था, सीरिया के शासक का सेल्यूकस, उसका क्या था, ये दूत था। कौन, डायमेकस। तो ये क्या था, इसके दरबार में। और चंद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी थे बिंदुसार, उसी के ये दरबार में आया था। तो ये ध्यान रखना है। बिहार में भूमि हड़पो अभियान की शुरुआत 20वीं शताब्दी में कब हुई थी। बिहार में भूमि हड़पो
ये जो भूमि हड़प्पा वाला है ये कब हुई थी? तो 60 के दशक में हुई थी। भूमि हड़प्पा अभियान की शुरुआत 20वीं सदी कब हुई थी? तो ये हुई थी 1960 के दशक में हुई थी। तो ये आपको 60 के दशक में प्रति व्यक्ति आय कम का सिलसिला मतलब इसमें क्या था कि 60 के दशक में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो कम थी, तो इसका ये लगातार सिलसिला चल रहा था। तो इसी के तहत जो अभिजात्य वर्ग थे वो ये शोषण, जो उनका शोषण हो रहा था उसको मतलब नए तरीके, मतलब जो अभिजात्य वर्ग थे वो अब ये शोषण के नए तरीके इनको हासिल कर रहे थे, जिसमें जो पुराने रैयत थे, जो किसान थे, उनकी ज़बरदस्ती ज़मीन से हटा करके उनको नए लोगों को सलामी के एवज में एक ज़मीन दी जाने लगी थी। तो इसी कारण ये क्या था, 60 के दशक के अंतिम वर्षों में भूमि हड़प्पा अभियान की शुरुआत हुई। तो इसको पूरा स्टोरी ध्यान करने की जरूरत नहीं है। बिहार में भूमि हड़प्पा अभियान की शुरुआत 60 के दशक में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मलिक इब्राहिम का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ में स्थित है। मलिक इब्राहिम, बिहार शरीफ, ध्यान रखिएगा। मलिक इब्राहिम कहाँ का मकबरा कहाँ? बिहार शरीफ में है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो हुआ था ये 1820 से 1836 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? कोलारी आदिवासी के द्वारा हुआ था। कोलारी आदिवासी के द्वारा हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 से 36 में कोलारी आदिवासियों ने किया था। ये आपको ध्यान रखना। और यह आंदोलन देखा जाए तो झारखंड के रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मानभूम क्षेत्र में, यानी ये झारखंड एरिया में यहाँ सब फैला हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से किस बिहार के सैन्य अभियान करने वाला शासक था? इनमें से कौन बिहार का सैन्य अभियान करने वाला शासक था? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका इल्तुतमिश, कि बिहार का सैन्य अभियान करने वाला, जो आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। बिहार में सैन्य अभियान करने वाला जो क्या था, सैन्य शासक था, वो कौन था? पहला सुल्तान था, वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने क्या किया था? 1225 के लगभग हिसामुद्दीन इवज को पराजित करके बिहार पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्या कह रहा है? तुगल काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में जो बिहार की राजधानी थी वो कहाँ पर थी? वो आपके यहाँ बिहार शरीफ में थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ में थी। तो ये ध्यान रखना, तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ में थी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? शेरशाह सूरी की निम्नलिखित घटनाओं में शेरशाह सूरी के निम्नलिखित घटनाओं में जो सबसे पहले होने वाली घटना कौन सी थी? तो इसमें सूरजगढ़ की लड़ाई थी। सबसे पहले जो शेरशाह सूरी सबसे पहली घटना कौन सी थी? सूरजगढ़ की लड़ाई। कब हुई थी सूरजगढ़ की लड़ाई? ये हुई थी 1536 में। चलिए, तो 1536 में हो गया। और क्या हुआ था? इन्होंने बंगाल पर आधिपत्य जो जताया था, बंगाल पर आधिपत्य इन्होंने 1537 में किया था। यानी सूरजगढ़ पर इन्होंने क्या किया? लड़ाई की 1536 में, बंगाल पर अधिकार 1537 में, चौसा का युद्ध 1539 में, और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, दोनों को एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, और वो 1540 में हुआ था। तो ये ध्यान रखना है कि शेरशाह के टाइम में सूरजगढ़ पहले हुआ था 1536, बंगाल पर 1537, चौसा का 1539 और बिलग्राम वाला 1540। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है? बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो प्रांतीय सभा की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बिहार के लिए प्रांतीय सभा का गठन हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। सर्वप्रथम 1906 में पृथक बिहार प्रांत की मांग किसने की थी? ये क्वेश्चन हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे इस सभी के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर क्या किया है? मतलब प्रकाश डाला है। तो किसने? दुखी आत्मा, और क्या कहते हैं इसको, ये क्या नाम है, दुखी हृदय जैसे, इन सभी शीर्षक के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। तो ये किसने किया है? ये किया है आपका पीर मोहम्मद मुनीस ने किया है। इन्होंने क्या किया था? ये चंपारण क्षेत्र में जो यूरोपीय बगान मालिक थे, उनके द्वारा जो किसानों का शोषण किया जा रहा था, उनकी दुर्दशा की जा रही थी, उसका इन्होंने मार्मिक चित्रण किया है इस बुक में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने क्या है कि भूमि और, यहाँ थोड़ा सा कट गया, राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया था? तो ये कब किया था? 1930 के दशक में किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती और एन जी रंगा ने क्या किया था? 11 अप्रैल 1936
11 अप्रैल, ये सन भी याद कर लीजिए, हो सकता है 11 अप्रैल दे दे कुछ क्वेश्चन, जरूरी थोड़ी यही क्वेश्चन आ जाए। हाँ, इससे रिलेटेड आ सकता है कि भूमि और इससे राष्ट्रीयकरण की जो मांग थी अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, ये 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ के अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी और इसकी अध्यक्षता जो किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और NG रंगा थे। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गया के जो ये अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन की आपके ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या हकीम अजमल खान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन, चित्तरंजन दास थे। किसके? 1922 के गया चित्तरंजन दास, गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। 1923 में क्या हुआ था? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी जिसमें ये चित्तरंजन दास जी थे और मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों की में सबसे आरंभिक नाम किसका है? तो बिहार के जो सूफी संत थे उसमें सबसे आरंभिक नाम की बात कर रहा है, तो वो कौन थे? इमाम ताज नकी थे। कौन थे? इमाम ताज नकी थे। तो ये ध्यान रखना है, इमाम ताज नकी थे। किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो किसका हुआ था पटना में? तो ये हो जाएगा फर्रुखशियर का। इनमें से किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फर्रुखशियर का हुआ था। इनमें से किस मुगल शहजादे ने खुद को सम्राट घोषित करके शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर ली थी? तो ऐसा कौन था कि इसने क्या किया था? कर लिया। किस मुगल शहजादे ने खुद को सम्राट घोषित करके शाह आलम? तो अली गौहर ने किया था ये, कि इसने क्या किया था? आलमगीर द्वितीय की जब डेथ हो गई थी तो अली गौहर ने खुद को सम्राट घोषित किया और शाह आलम द्वितीय की क्या की? खुद को घोषित करके और राज्याभिषेक अपना पटना में 1761 में कर लेता है। फराजी आंदोलन निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो फराजी आंदोलन किससे संबंधित है? ये आपका फराजी आंदोलन जो है ये आपका वहाबी आंदोलन से संबंधित है। फराजी आंदोलन किससे संबंधित है? वहाबी आंदोलन से संबंधित है। वहाबी आंदोलन, इसमें क्या हुआ था कि फराजी आंदोलन जो फराजी आंदोलन कहाँ? बंगाल से संबंधित है। जिसके नेता कौन थे? शरीतुल्लाह थे। शरीतुल्लाह फराजी आंदोलन के जो नेता थे शरीतुल्लाह थे। ध्यान रखिएगा, फराजी आंदोलन के नेता कौन थे? शरीतुल्लाह थे और वहाबी आंदोलन से ये प्रेरित था। अविभाजित बिहार में सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब की गई थी? तो कब की गई थी? 12 जून को की गई थी। 12 जून को अविभाजित बिहार में सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह तो 12 जून 1857 में ये की गई थी। कहाँ से की गई थी? देवघर जिले के गांव रोहड़ी में क्या हुआ था? सैनिकों के विद्रोह के साथ ये स्टार्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो स्टार्ट किया गया था तो वो उनका नाम था पीर अली। ये पुस्तक विक्रेता था, इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। फिर क्या है? बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक कौन है? महेश नारायण, सच्चिदानंद सिन्हा, मजरूल हक, श्याम नारायण सिंह। तो इसके कौन हो जाएंगे? बिहार टाइम्स पत्रिका के महेश नारायण हो जाएंगे। कौन? महेश नारायण हो जाएंगे। और इनके सहयोगी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा भी थे, लेकिन यहाँ संपादक पूछा है तो इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? महेश नारायण ए। बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक महेश नारायण थे। श्रमिक संघ की स्थापना 1925 में कहाँ हुई थी? श्रमिक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। श्रमिक संघ की स्थापना पटना में हुई थी। कब हुई थी? 1925 में। श्रमिक संघ पटना 1925। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पास से पटना 1925 और श्रमिक संघ की स्थापना। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बिहार में कब होती है? चलिए इसको भी देख लेते हैं। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बिहार में कब होती है? तो ये कब होती है? 1906 से 7 में होती है। किसने की थी? बाबूजी ठाकुर दास ने की थी। बाबूजी ठाकुर दास ने की थी। और यहाँ पे एक समाचार पत्र का प्रकाशन भी इन्होंने आरंभ किया था जिसका नाम था द मदरलैंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि बाबूजी ठाकुर दास के द्वारा ये कहाँ चला गया? 1 मिनट, हाँ ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी ये रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि ये जो 1906 से 7 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना 1906-7 में किसके द्वारा? बाबूजी ठाकुर दास के द्वारा की गई थी और इन्होंने एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था जिसका नाम था द मदरलैंड। तो ये ध्यान रखना है, रामकृष्ण सोसाइटी 1906-7। भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा ये की गई थी? भूपेंद्रनाथ दत्त के द्वारा की गई थी। भवानी मंदिर भूपेंद्रनाथ, तो ये ध्यान रखिएगा, भूपेंद्रनाथ के द्वारा ये की गई थी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 1908 में किसकी अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की सभा का आयोजन किया जाता है? तो ये कब किया जाता है? मतलब क्या कह रहा है? 1908 में किसकी अध्यक्षता पूछा है, तो सरफराज हुसैन खां के अध्यक्षता में बिहार में क्या किया जाता है? कांग्रेसियों की सभा का आयोजन किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन होता है और इसके अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं हसन इमाम बनाए जाते हैं।
हसन अध्यक्ष ये बनाए जाते हैं। अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की सभा का आयोजन हुआ था, किसका? सरफराज हुसैन खां। लेकिन अध्यक्ष इसके कौन बनाए जाते हैं? हसन इमाम बनाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में इनमें से किसने बिहार को अलग प्रांत, बिहार और बंगाल को अलग करने का प्रस्ताव रखा था? तो किसने रखा था? तो वही आंसर हो जाएगा जैसा कि मैंने पहले कहा था कि किसने किया था, ये महेश नारायण ने किया था। ठीक है, तो यहाँ बोला है बिहार और बंगाल को अलग रखने का प्रस्ताव बोल रहा है, तो प्रस्ताव जो रखा था वो किसने रखा था? एक मिनट गाइस, गड़बड़ हो रहा है थोड़ा, रुक जाइए एक मिनट। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में इनमें से किसने बंगाल व बिहार को अलग प्रांत बनाने का प्रस्ताव रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद फखरुद्दीन। ठीक है, तो क्या हुआ था 1908 में? क्या हुआ था? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ होता है? पटना में होता है। और इसमें मोहम्मद फखरुद्दीन ने क्या किया था? बिहार को बंगाल से पृथक करने के लिए एक नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसको सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया गया था। तो बिहार और बंगाल को अलग करने का जो प्रस्ताव आया था वो किसके द्वारा? मोहम्मद फखरुद्दीन के द्वारा। तो ध्यान रखना है। कांग्रेस के 27 नंबर का जो अधिवेशन था जो कि पटना में हुआ था, उसमें महामंत्री किसे बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। 27वें अधिवेशन जो कि पटना में हुआ था, किसे महामंत्री बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना कब होती है? 1916 में होती है। तो 1916 में क्या था? एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में एनी बेसेंट के नेतृत्व में, और अगर बात करें यहाँ पुणे में बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ था। मुंबई पुणे की बात करें बीजी तिलक में, उस सन दोनों का सेम है 1916, और एनी बेसेंट मद्रास में करती हैं। लेकिन इनका जो बीजी तिलक का था ये पूछ ले सकता है, तो दिसंबर 1916 था, और इनका क्या था? इनका दिसंबर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ? हाँ, ये असहयोग आंदोलन के क्रम में इनमें से किसने विधायकों के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी? क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन है? ये है असहयोग आंदोलन के क्रम में। असहयोग आंदोलन के क्रम में क्या हुआ था कि किसने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी? तो किसने वापस ले ली थी? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। मतलब किसने ले ली? जैसे ब्रज किशोर ने ले ली थी, राजेंद्र प्रसाद ने ले ली थी, मोहम्मद शफी ने ले ली थी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान में से किसने अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दिया था? ऑलरेडी मैंने ये डिस्कस किया है क्वेश्चन। तो ये कौन हो जाएगा? महेंद्र प्रसाद, जो राजेंद्र प्रसाद के क्या थे? भाई थे। तो इन्होंने राय साहब की उपाधि अपनी वापस कर दी थी। द मदरलैंड नामक अखबार, अभी जस्ट हमने इसको डिस्कस किया कि द मदरलैंड किसके द्वारा की गई थी? अभी जस्ट किया था, किसके द्वारा? बाबूजी ठाकुरदास के द्वारा द मदरलैंड की गया था। लेकिन यहाँ तो ये पूछा है कि नामक अखबार का प्रकाशन कब किया गया था, ये पूछा है। तो ये कब किया गया था? 1921 में किया गया था। कब किया गया था? 1921 में किया गया था। तो मदरलैंड 1921 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में नंगी हड़ताल निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो ये किससे संबंधित था? ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या हुआ था? स्वदेशी का प्रचार, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो इसी में कई दिनों तक यह नंगी हड़ताल क्या थी? लगातार जारी थी, क्योंकि इसमें क्या था? छपरा जेल के कैदियों ने क्या किया था? विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था, और इसमें नंगे रहने का फैसला लिया, इसीलिए इसको नंगी हड़ताल कहा गया था। किसमें संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, तो ये ध्यान रखना है। मुंगेर में किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो मुंगेर में जो किसान सभा की स्थापना होती है ये होती है 22-23 में। 22-23 में मुंगेर, 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा की स्थापना होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो मुंगेर में जो किसान सभा का गठन हुआ था वो किसने किया था? तो एक तो आपको ध्यान रखना, शाह मोहम्मद जुबैर, लिख दे रही हूँ, शाह मोहम्मद जुबैर, और एक नाम रखना श्री कृष्ण सिंह, इन दोनों के द्वारा। ठीक है, तो क्या कह रहा है? मुंगेर में किसान सभा की स्थापना कब की मुंगेर में किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये तो मैंने बता दिया कब की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1922-23 में की गई थी। किसके द्वारा? शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना जो है ये 1932 में की गई थी। 1932, ये ध्यान रखना है।
यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1932 में की गई थी। किसने 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी, एक मिनट कहाँ गया, ये आपका किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ये आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। तो इसमें कौन कौन शामिल था? तो इसमें गंगा शरण सिन्हा थे, रामवृक्ष बेनीपुरी थे, रामानंद मिश्रा थे। तो इसी तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1937 के बिहार प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने स्थानों पर जीत हासिल की थी? तो कितने स्थान पर की थी? 98। बिहार प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने 98 स्थानों पर जीत हासिल की थी। महाधिवक्ता श्री बलदेव सहाय ने किस घटना के दौरान महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था? तो किस पे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने क्या किया था कि जो बलदेव सहाय थे ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या किए थे? पद से इस्तीफा दे दिए थे। स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो स्वराज कथा का जो संपादन है वो किसने किया था? ये किया था श्याम नारायण सिंह ने किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? तो नालंदा की किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। और ये इस क्षेत्र में उत्खनन का कार्य 1916 में स्पूनर और शास्त्री ने किया था। स्पूनर और शास्त्री के द्वारा इसमें जो क्या कहते हैं उसका उत्खनन का कार्य 1916 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इनमें से किस पाटलिपुत्र को द्वितीय दिल्ली बनाने का, इसमें से किस शासक ने, मतलब ये चार हैं, इसमें से किसने पाटलिपुत्र को द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास किया था? तो किसने किया था? तो किया था शहजादा अजीम ने किया था। शहजादा अजीम कौन थे? औरंगजेब के पोते थे। औरंगजेब के पौत्र थे। तो इन्होंने क्या किया था? पाटलिपुत्र का नाम बदल करके अजीमाबाद रखते हैं। ये पाटलिपुत्र का नाम बदल करके अजीमाबाद रखते हैं और इस शहर के जीर्णोद्धार के लिए इन्होंने पैसे खर्च किए और द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मलिक बया का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मलिक बया का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ में स्थित है। मलिक बया का कहाँ पर है? बिहार शरीफ में स्थित है। ठीक है। और प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सफरुद्दीन यहिया मनेरी की दरगाह भी स्थित है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम के लिए फेमस था? तो बिहार, ये तो सबको पता है, इसमें तो कुछ बताना नहीं है। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को इसने क्या किया था? हराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब होता है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कब होता है? 9 मई 1858। 9 मई 1858। क्या कह रहा है? 87 क्वेश्चन। बिहार में 1857 की जो क्रांति के नेता थे कुंवर सिंह, इनका देहांत कब होता है? 9 मई 1858। कुंवर 9 मई 1858, ध्यान रखिएगा। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने 1928 में हिंदुस्तान यानी कि HSRA की बैठक में भाग लिया था। तो ऐसा कौन था जो भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फणींद्र नाथ घोष ने लिया था। बिहार के वह क्रांतिकारी जिसका नाम था फणींद्र नाथ घोष, इन्होंने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट यानी HSRA की बैठक में क्या किया था? भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, 90 नंबर का क्वेश्चन। बिहार प्रोविंशनल किसान सभा का गठन कब होता है? ये बिहार प्रोविंशनल किसान सभा का गठन कब होता है? तो ये होता है 1929 में होता है। कब होता है? 1929 में 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर ये गठित होती है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। बिहार के भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बिहार के भारतीय संविधान के सदस्य कौन थे? तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि स्वतंत्र भारत के लिए जब संविधान रचा जा रहा था तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव होता है और इसमें 38 सदस्य थे, जिसमें किसका नाम आएगा? सिन्हा का नाम आएगा, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद का नाम आएगा, जगजीवन राम का नाम आएगा। तो ये सारे क्या थे? शामिल थे, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। खादी का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो खादी के ये जो अर्थशास्त्र है इसका लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि खादी का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और इन्होंने एक पुस्तक और लिखी है, उसका नाम है चंपारण की वर्तमान दशा, क्योंकि चंपारण में गांधी जी के साथ ये भी थे। चंपारण की वर्तमान दशा, चंपारण की वर्तमान दशा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और खादी का अर्थशास्त्र ये भी इन्हीं का है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? पतितों के देश में नामक उपन्यास ये के लेखक कौन है? पतितों के देश में नामक उपन्यास के लेखक
कौन है? तो ये कौन है? ये है रामवृक्ष बेनीपुरी। इंपॉर्टेंट है। कारावास नामक पत्रिका के लेखक कौन है? कारावास पत्रिका नामक पत्रिका के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका भवानी दयाल सन्यासी। कारावास, तो सन्यासी क्या है? कारावास में बैठे हुए हैं, तो ऐसे आप करके याद कर सकते हैं। कारावास भवानी दयाल सन्यासी। नेक्स्ट क्या होगा? क्वेश्चन है, बिहारी नामक समाचार किसने निकाला था? बिहारी नामक समाचार किसने निकाला था? तो किसने निकाला था? यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा का नाम भी आता है, महेश नारायण का नाम भी आता है, नंद किशोर का नाम भी आता है, श्री कृष्ण सहाय का नाम भी आता है। तो बिहारी नामक समाचार जो था, इन सभी ने मिलकर के इसको स्टार्ट किया था, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। पटना में खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? ये 1891 में की गई थी। पटना में खुदा बख्श लाइब्रेरी 1891 में पटना में खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना 1891 में की गई थी। पिलग्रिमेज टू 5 किंगडम्स, एक मिनट ऊपर कर ले रहा, पिलग्रिमेज टू 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? पिलग्रिमेज टू 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हेको हैं। कौन से हैं? हेको। ठीक है, ये आपको ये क्या है? ये दक्षिण कोरिया के बौद्ध भिक्षु थे। हेको कौन थे? दक्षिण कोरिया के, साउथ कोरिया के क्या थे? बौद्ध भिक्षु थे। नेक्स्ट है, इनमें से किस चित्रकला को पुरुषों को, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार, पटना कलम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और इसके जो मतलब पहला नाम आता है इसमें चित्रकारों में, तो सेवक राम मैंने बताया था, और लास्ट में मैंने बोला था कि जब कोई शरण नहीं रहता तो ईश्वर हो जाते हैं, तो ईश्वरी प्रसाद हो जाएंगे, तो ये भी ध्यान रखना है। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार में इनमें से किसे, क्या कह रहा है कि ये स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में इनमें से ये लोकगीत को गाने पर अंग्रेज, मतलब इनमें से कौन थे जिनको गाने पर अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते थे? इनमें से कौन थे जिन्हें क्या किया गया था? भक्ति गीतों को गाने पर अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते थे। तो फिरंगिया गाने पर, फिरंगिया गीत इतना लोकप्रिय हो गया था कि इसको अगर ये लोग गाते थे तुरंत इनको क्या कर लिया जाता था? कैद कर लिया जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, इनमें से कौन सा त्यौहार बिहार में आदिवासी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? कौन सा बिहार में आदिवासी जनजातियों के द्वारा इनमें से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका आंसर ई हो जाएगा। क्यों आंसर ई हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। क्योंकि इसमें जो सोहराय है, ये वाला जो सोहराव है, ये कौन मनाता है? ये संथाल लोग मनाते हैं, संथाल। और एक जो आपका सरहुल हो जाएगा, सरहुल कौन मनाता है? ये उराव जनजाति। तो इस तरह से जो सोहराय था संथालों का पवित्र पर्व माना जाता है, और सरहुल जो है उराव जनजाति का है। तो ये आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पे ई ऑप्शन हो जाएगा। बिहार में आदिवासी जनजातियों द्वारा ये दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इसमें से बिहार की किस महान हस्ती को राजा की उपाधि मिली थी? तो किसको मिली थी? ये आपको मिली थी शिताब राय को मिली थी। ठीक है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमण के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात किसने कही थी? तो ये किसने कही थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही थी कि अगर हम इनको छोड़ देंगे। तो 1946 में बात किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो थे राज्यपाल, उनका क्या नाम है? उनका नाम आपका है जयराम दास दौलत राम। स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत राम। ठीक है, निम्न में से एक सत्य कथन की पहचान करनी है। चलिए देख लेते हैं। बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला किशनगंज है। ठीक है, बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा है। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, और शिवहर में अभी मैंने बताया भी था। ठीक है, कि क्या है यहाँ पे, बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। तो यहाँ पर क्या सही है ये ढूंढना है। तो यहाँ पे ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, यानी ऊपर के सभी स्टेटमेंट जो है वो सत्य है। एक बार फिर से देख लीजिए, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? किशनगंज है। और न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर है, न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर है। तो इस तरीके से ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ भी सत्य देखना है। बिहार की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 18 क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, तो 18.7% है। जनसंख्या के आधार पर बिहार का देश में कैसा है? तीसरा स्थान है, ये भी करेक्ट है। बिहार का दशकीय वृद्धि दर कितना है? दशकीय वृद्धि दर जो बढ़ा है यहाँ पे 10 सालों में, ये कितना है? 25.4% है। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जो है वो भोपाल है। तो इस तरीके से यहाँ के जो भी स्टेटमेंट हैं सारे सही हैं, तो ऑल जो है ऑल आर करेक्ट।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। समुद्र तट से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर है। इसको एकदम नोट कर लीजिए कि समुद्र तट से जो इसकी दूरी है बिहार की 200 किलोमीटर है। और बिहार समुद्र तट से बिहार की औसत ऊंचाई अगर 200 किलोमीटर तो इसकी क्या है, डिस्टेंस है। अगर इसकी हाइट देखें, ऊंचाई देखें तो 53 मीटर है। और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार का NH-34 है। बिहार में मानसून का प्रवेश यहाँ पे बिहार में जो होता है मानसून का प्रवेश 9 से 10 जून होता है। तो इस हिसाब से यहाँ के सारे स्टेटमेंट भी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। बिहार में वायु परिवहन का सर्वप्रथम विकास कब हुआ था। तो वायु परिवहन का यहाँ पर विकास जो हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 1960 के दशक में हुआ था, 1960 ईस्वी में हुआ था। फिर क्या कह रहा है, बिहार में मानव निवास का इतिहास कितना प्राचीन है। तो कितना, ये पहले ही क्वेश्चन में एक बार डिस्कस कर चुके हैं, 1 लाख वर्ष पूर्व है। 2011 की बिहार की जनगणना आज़ादी के बाद 7वीं मतलब 2011 की बिहार की जनगणना आज़ादी के बाद कौन से नंबर की है, तो 15वीं जनगणना। ठीक है, तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। असत्य कथन देखना है, चलिए देख लेते हैं क्या है असत्य। कफोलत बिहार इंपॉर्टेंट है। कफोलत बिहार जो है राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, सही है। भीमताल बिहार में मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, चलिए ठीक है, अभी देख लेते हैं। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। और वीरायतन एक जैन मंदिर और संग्रहालय है। तो यहाँ पे पूछा कौन सा गलत है, तो यहाँ पे कुछ गलत नहीं है, यहाँ पे क्या है, सभी सही है। उपयुक्त सभी कथन क्या है, सही है। तो असत्य कोई नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यानी एक बार फिर से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कपोलत बिहार जो है राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। भीमबाध जो है, भीमबाध कहाँ है, ये मुंगेर है। भीमबाध है, भीम जो है कहाँ पर, मुंगेर गए है। मुंगेर की कहाँ है, साउथ वेस्ट में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बिहार का कुंड जो है भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। और वीरायतन क्या है, एक जैन मंदिर और संग्रहालय है। संपूर्ण बिहार में न्यूनतम आर्द्रता किस माह में रहती है, तो किस में रहती है, ये रहती है अप्रैल महीने में। सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम जो आर्द्रता रहती है अप्रैल में रहती है। नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो बंगाल की खाड़ी में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। ये नॉर्वेस्टर या इसको चक्रवाती तूफान कहते हैं इसको, और यह मई और जून महीने में आती है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका पूर्वी बिहार में पड़ता है, और इसके साथ ओले भी पड़ते हैं। बिहार में जनगणना कार्य कब स्टार्ट हुआ था, तो 1872-73 में हुआ था। कब हुआ था, 1872-73 में। 72 मेओ के काल में हुआ था ना। और अगर मतलब नियमित जनगणना पूछे तो रिपन के काल में, तो ये ध्यान रखना, 1881 में। और फिर क्या है, निम्न में से कौन से कथन यहाँ पे असत्य बताने, चलिए देख लेते हैं सत्य है कि सत्य है। बिहार का जो भौगोलिक है, बिहार का भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20, ये आपका सही है। बस आप इसको नोट कर लीजिए कि कैसे हो जाएगा, बस याद कर लीजिए 24 20 10 उत्तर। ठीक है, ये 24 के बाद 20 फिर 10, 24 20 10, 24 20 10, और ये नॉर्थ वाला ध्यान रखिएगा। और क्या, 27 30 और 15। यहाँ पे घटा है 24 20 10 घटते हुए, और यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा है, 27 के बाद 30 हो गया है, 30 के बाद क्या हो गया, 15 हो गया। यानी इसका क्या हो गया, आधा हो गया, 15 हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिहार की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, 483 किलोमीटर है। कह रहा है कि इसकी क्या है, 483 किलोमीटर है। चलिए ठीक है। और बिहार भारत के चावल उत्पादन का लगभग, ये जो है थोड़ा सा कट गया है, ठीक है, तो ये भी चावल उत्पादन में आगे है। बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं, तो ये भी सही है। यानी और क्या है, जो सभी स्टेटमेंट हैं वो आपके क्या है, करेक्ट हैं। तो ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन हमेशा आता है 24 20 10, और फिर आप क्या रखेंगे 27 31 और 15। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से बिहार को कितने खंड में बांटा गया है, तो बिहार को कितने खंड में, 3 खंड में बांटा गया है। 4 खंड में बांटा गया। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार को कितने खंड में, 4। कौन कौन से 4, तो नॉर्थ से शिवालिक की जो टर्शरी चट्टानें हैं, फर्स्ट हो गया नॉर्थ में उत्तर में शिवालिक की टर्शरी चट्टानें। सेकंड है गंगा के मैदान में प्लिस्टोसीन काल का जो जलोढ़ निक्षेप है। थर्ड आपका कैमूर के पठार पर विंध्यकल्प का चूना पत्थर। और चौथा जो है दक्षिण के सीमांत पठार। तो ये आपको ध्यान रखना कि भूगर्भिक चट्टान की दृष्टि से अगर पूछे तो बिहार को जो है वो 4 खंडों में बांटा गया है। डुमराव आरा बिहटा पुनपुन को काल्पनिक रेखा से अगर मिलाया जाता है तो इसके स्थित जो हिज रेखा के समीप जलोढ़ की जो गहराई होगी वो क्या हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो डुमराव है, आरा है, बिहटा है, पुनपुन है, इसको अगर एक काल्पनिक रेखा में क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो इसके पास जो स्थित हिज रेखा है उसके समीप की जो जलोढ़ की गहराई होगी वो क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो गहराई होगी कितना, 300 से 350 मीटर से बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 700 मीटर हो जाएगी।
ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इनमें से किस जिले में आर्कियन चट्टानों का विस्तार आपको नहीं मिलेगा। तो कहाँ पे नहीं मिलेगा, तो ये इसमें से क्या हो जाएगा, एक से अधिक, जैसे कि गया हो गया, नवादा हो गया, मुंगेर, बांका, इन सभी में मिलती है, सारे दिखाई देंगे। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा कि आपको नहीं मिलेगा, यानी सारे मिलेंगे। तो इस हिसाब से ई ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य देखना है, शिवालिक पर्वतीय प्रदेश हिमालय का तृतीय मोड़ माना जाता है। चलिए देख लेते हैं। रामनगर दून हरहा घाटी के उत्तर में स्थित है। आपको क्या लग रहा है, हरहा घाटी के उत्तर में स्थित है, पता नहीं। सोमेश्वर श्रेणी नई परतदार चट्टानों में मुलायम बलुआ पत्थर मिलता है। चलिए ठीक है। घाटी की ऊंचाई गंगा के जलोढ़ मैदान से ऊंचा है। इसमें से क्या है, अब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये बी गलत है, क्यों, क्योंकि ये रामनगर दून हरहा घाटी के उत्तर नहीं बल्कि क्या है, साउथ में स्थित है। तो इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। बाकी आपके सही है। सोमेश्वर नई परत चट्टानों में मुलायम बलुआ पत्थर पे है, और शिवालिक पर्वतीय प्रदेश हिमालय का तृतीय, ये सब आपको ध्यान रखना है। उत्तरी गंगा मैदान में गंगा नदी के प्रवाहित होने की दिशा क्या है। उत्तरी गंगा मैदान में जो गंगा नदी है उसकी क्या है, मतलब ये इस साइड से ऐसे बहती है, यहाँ से बहती है गंगा नदी, यहाँ पे जो बिहार का है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम से पूरब। यहाँ से ऐसे बहती है, पश्चिम से पूरब बहती है। बाकी सारी नदियाँ आकर के ऐसे से मिल जाती हैं हर जगह पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो कहाँ स्थित है, तो देख लेते हैं हम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे उपयोग में से एक से अधिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका उत्तर पश्चिमी बिहार मैदान है, ठीक है, मध्य दक्षिणी बिहार मैदान है। तो यहाँ पर ये विस्तृत है। बिहार में जो पटसन उद्योग की पट्टी है वो उत्तरी पश्चिम बिहार के मैदान में और मध्य दक्षिणी बिहार मैदान में स्थित है। और पटसन उद्योग के लिए पानी की जरूरत होती है, इसलिए ये उद्योग जो होते हैं नदियों के किनारे स्थापित किए जाते हैं। और उत्तरी पश्चिम बिहार और मध्य दक्षिण बिहार में कई नदियाँ पाई जाती है। इस हिसाब से ये दो स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। बिहार का, यानी ध्यान रखिएगा, ये बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी कहाँ है, उत्तर पश्चिम बिहार मैदान, यानी इस साइड है। और उसके बाद मध्य दक्षिण वाला हो जाएगा, ठीक है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश कहाँ विस्तृत है, तो ये स्थित है भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। जो तराई है भारत नेपाल के सीमा के समानांतर है। गंगा के मैदान की पुरानी कछार मिट्टी बांगर कहलाती है। तो बहुत आसान है। निम्न महीनों में कौन सा एक बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना होता है। ये तो और भी आसान है। कौन सा है, जून है, ठीक है। कौन सा है, ये जून है। झीलों में कौन सी झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी झील बिहार में स्थित है, तो अनुपम झील बिहार में, क्योंकि सांभर राजस्थान में है। सुखना आपका कहाँ पे है, सुखना कहाँ पे है, तो एक मिनट पहले ये कामा झील देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या है, सुखना झील आपका चंडीगढ़ में है, ठीक है। सुखना झील चंडीगढ़ में है, सांभर राजस्थान में है। और अगर बात करें कामा आपका रशिया में है, और अनुपम झील जो है बिहार में है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 4 जिले हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात देखने को मिलता है वो गोपालगंज, सिवान। अभी मैंने गोपालगंज बताया था, तो गोपालगंज यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो इस हिसाब से भी आप इसको लगा सकते हैं, गोपालगंज, सिवान, मोतीहारी, किशनगंज। गोपाल, सिवान, मोतीहारी, किशनगंज। फिर क्या है, बिहार का 38वां जिला अरवल कब अस्तित्व में आया था, तो ये बिहार का जो 38वां जिला है अरवल, ये आपका आया था 2002 में। अरवल 2002 में 38वां जिला। कौन सा, अरवल 2002 38वां जिला। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है, 918 है। फिर क्या है, निम्न में से कौन सी समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश, ये भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन सा हो जाएगा, कर्मनासा, गंडक और घाघरा। मुजफ्फर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः आपको देखने को मिलेगी, तो कौन सी हो जाएगी, नवीन जलोढ़ हो जाएगी, ये जो आपको देखने को मिलेगी। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार दूसरे राज्य की तुलना में है क्या, न्यूनतम से द्वितीय स्थान पर है। निम्न जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है, तो कहाँ देखने को मिलेगी, किशन, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया, कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये मिलेगी आपको मधेपुरा में। 2001 से 11 के दौरान जो सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है वो कहाँ देखने को मिली है, मधेपुरा में। नरवस पिंड आंदोलन का संबंध निम्न में से बिहार के किस जिले से है, तो नौरस पिंड जो है ये कहाँ से संबंधित है, ये पटना से संबंधित है। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था एक बार, एक क्वेश्चन में पहले ही कर चुके हैं कि नौरस पिंड चलो का नारा गूंजा था, ये कहाँ का, पटना जिले से संबंधित है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की जनसंख्या बिहार में कितनी है, तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। 26 आंसर हो जाएगा, 26 आंसर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, बिहार में बकास्त भूमि का तात्पर्य क्या है, तो बकास्त भूमि क्या है, इसका मतलब हो जाएगा जो भूमि किसानों द्वारा जमींदारों को दे दी गई हो वही बकास्त कहलाती है। नागी पक्षी बिहार क्या कह रहा है, नागी पक्षी बिहार के किस जिले में अवस्थित है, कौन सा बिहार है, नागी पक्षी बिहार, तो ये आपका हो जाएगा जमुई,
नागी पक्षी विहार जमुई। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, नागी पक्षी विहार जमुई से संबंधित है। कैमूर और रोहतास के पठारी भाग में कौन सी मिट्टी प्रायः पाई जाती है? तो ये कौन सी मिट्टी पाई जाएगी इसमें? तो ये आपका आंसर हो जाएगा लाल बलुई मिट्टी। कैमूर रोहतास में लाल बलुई मिट्टी। फिर से बता रहे हैं, कैमूर और रोहतास के पठारी भाग में कैसी मिट्टी है? तो लाल बलुई मिट्टी जो होती है ये कैसी मिट्टी होती है? पठारी मिट्टी होती है। लाल बलुई मिट्टी कैसी होती है? पठारी मिट्टी होती है, जो कहाँ पर? कैमूर और रोहतास के पठारी भाग में मिलती है। यहाँ इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, बालू की मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा होती है, और इसमें जो उर्वरा मतलब ये उर्वरा शक्ति इसमें कम होती है, और इसमें मोटे अनाज उगाए जाते हैं। तो कैमूर रोहतास लाल बलुआ मिट्टी। गौतम बुद्ध वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि गया में स्थित है, एक बार डिस्कस कर चुके हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनगणना का कार्य अधिनियम किसके प्रावधानों के अनुरूप किया जाने लगा? तो जनगणना अधिनियम 1948 के। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनगणना कार्य जनगणना अधिनियम जो था 1948, इसी के प्रावधानों के अनुरूप किया जाने लगा। सेमरी क्रम की चट्टानें, सेमरी क्रम की जो चट्टानें हैं वो आपको बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाएंगी? तो सेमरी क्रम की चट्टानें जो हैं आपको रोहतास में पाई जाएंगी। सेमरी क्रम की चट्टानें बिहार के रोहतास में पाई जाती हैं, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? ये 7 थी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। 7। बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत के अधिकार एवं कर्तव्य एक संकल्प का प्रकाशन किया। बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत के अधिकार और कर्तव्य एक संकल्प का प्रकाशन किस वर्ष किया? तो 2001 में किया। एक संकल्प 2001 में किया। राज्य विधानमंडल का गठन संविधान के किस धारा, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, 168 के अंतर्गत होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? बिहार विधानसभा के सीटों के तहत पूरे राज्य को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है? तो कितने में किया गया? 243 में किया गया है। एक मिनट रुक जाइए, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बिहार विधानसभा के सीटों के तहत पूरे राज्य को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? तो जो निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है वो 242, ठीक है, क्योंकि इसमें कुल सदस्य संख्या जो है 243 है, जिसमें 242 निर्वाचित होकर आते हैं और एक सदस्य मनोनीत होता है, तो ये आपको ध्यान रखना, 242। बिहार विधान परिषद का विघटन किया जाता है। बिहार विधान परिषद का विघटन कैसे किया जाता है? तो विधान परिषद तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विघटन होने का कोई वही नहीं है। इसके जो क्या होते हैं, 1/3 सदस्य होते हैं, वो हर दूसरे साल क्या करते हैं? अवकाश करते हैं। राज्य शासन में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? यहाँ पे क्या बोल रहा है? राज्य शासन में कार्यपालिका का पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा? मुख्य सचिव हो जाएगा। निम्न में से किसे स्थानीय प्रशासन में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसमें सभी को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार में कितने प्रमंडल थे? जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी उस समय जो यहाँ पे प्रमंडल थे वो कितने थे? 4 थे, ठीक है, और अभी कितने हैं प्रेजेंट टाइम में? 9 प्रमंडल हो चुके हैं। पहले कितने प्रमंडल थे? स्वतंत्रता 4 थे, अब 9 हो चुके हैं। नेक्स्ट क्या है? बिहार राज्यसभा विभाग द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और उससे संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा सत्य नहीं है? बताना कौन सा गलत है। यानी चाणक्य पुरस्कार राजनीति शास्त्र सही है, मंडन मिश्र पुरस्कार धर्म और क्या कहते हैं इसको, दर्शन से संबंधित, विद्यापति पुरस्कार हिंदी में रचित, लोक साहित्य से संबंधित, आर्यभट्ट विज्ञान से संबंधित। तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सब सही है, कोई गलत नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। जीरो टिलेज का संबंध किससे है? तो जीरो टिलेज का संबंध जो है आपके किससे हो जाएगा? इसका हो जाएगा कृषि व्यवस्था से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ये ऐसा तरीका होता है जिसमें क्या करते हैं, जो पिछली फसल होती है उसको काट लेने के बाद बिना जमीन को जोते ही अगली फसल लगा दी जाती है, ठीक है, तो ये ऐसा कृषि क्षेत्र होता है जहाँ जमीन को परती रखना जरूरी हो। तो जीरो टिलेज का संबंध कृषि व्यवस्था से है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये टेस्ट सीरीज का, निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो इसमें सत्य नहीं है ढूंढना है। तो अनुच्छेद 233 का संबंध निम्न अदालत से है, 213 राज्यपाल को विधायी शक्ति से है, 213 विधायी शक्ति से संबंधित है, ठीक है, और विधायी शक्ति से संबंधित है। 153 से 62 का संबंध राज्य के राज्यपाल से है, तो 153 से 162 राज्य गवर्नर से संबंधित है, यानी भाग 6 आ जाएगा। यानी उपयुक्त में से एक से अधिक क्या है? सब सत्य हैं, कोई गलत यहाँ पे नहीं है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हैं। बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन 150 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट सीरीज और सॉल्व करते हैं। फटाफट, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे इसमें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। क्या कह रहे हैं? निम्न देशों में से किसी में हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर फार्म बनाने की घोषणा की गई है। तो कहाँ पर की गई है? ये की गई है सिंगापुर में। करंट का क्वेश्चन है, ये मैंने अपने करंट में डिस्कस किया था आप लोगों से। सिंगापुर में। पुष्कर सिंह धामी को कहाँ का नया मुख्यमंत्री बनाया गया? उत्तराखंड का बनाया गया।
हाल में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्सरसाइज नाइट 21 का आयोजन किया गया? तो भारत और फ्रांस के बीच किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी डिस्कस किया गया था अपने हम लोगों ने लेक्चर में किया था। सार्वजनिक मामला सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? सार्वजनिक मामला सूचकांक में तो ये इसमें कौन सा फर्स्ट पे है? पंजाब है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया है? तो कहाँ पे किया गया? हरियाणा में। ये भी मैंने डिस्कस किया था करंट के क्वेश्चन में। हाल में प्रधानमंत्री द्वारा किस महापुरुष की समाधि का उद्घाटन हैदराबाद के केदारनाथ में? तो अभी मैंने बताया था कि इसको भी करंट में कई बार मैंने रिवीजन भी किया है, तो रामानुजाचार्य जी का हो जाएगा। ठीक है, रामानुजाचार्य का। और इक्वालिटी, ठीक है, क्या था? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, तो ये रामानुजाचार्य की। एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड का नारा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस उसमें किया गया? तो COP26 में किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक मिनट गाइस, कुछ मिस्टेक हुई है। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया जल्दीबाजी में। हाल में प्रधानमंत्री द्वारा किस महापुरुष की समाधि का उद्घाटन? हैदराबाद के केदारनाथ बोला है, और केदारनाथ यहाँ रामानुजाचार्य की तो तेलंगाना में है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। तेलंगाना यानी कि हैदराबाद में किया गया था इनका, जो कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का है। लेकिन यहाँ पे हैदराबाद के केदारनाथ की बात किया तो शंकराचार्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और ये वाला COP26 मैंने डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं। किस राज्य की पुलिस कोविड-19 के रोगियों के लिए आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला शुरुआत किया है? तो मिशन हौसला किसके द्वारा किया गया? तो उत्तराखंड के द्वारा किया गया है कि कोविड-19 रोगी के लिए ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, प्लाज्मा, इन सभी में हेल्प करने के लिए मिशन हौसला नामक उत्तराखंड। तो मिशन हौसला उत्तराखंड ध्यान रखिएगा, ये भी मैंने बताया था। ये भी मैंने कई बार डिस्कस किया था करंट में। मुल्ला पेरियार डैम केरल में है या किस राज्य के नियंत्रण में है? तमिलनाडु, जिसको लेकर के विवाद चल रहा है कि चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि मुल्ला पेरियार बांध जो है केरल में स्थित है, लेकिन तमिलनाडु के क्या है? नियंत्रण में है। इस पर क्या है? बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि जो केरल में जो निचले इलाके हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए खतरा, बाढ़ आ जाती है जब इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। और तमिलनाडु के जो 5 जिले हैं उसमें 2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा ये प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में ये आदेश दिया गया है कि 10 नवंबर तक जो ये मुल्ला पेरियार बांध है, इसमें जो जल स्तर होना चाहिए वो अधिकतम कितना होना चाहिए? 139.50 फीट होना चाहिए। और ये बांध जो है, ये ध्यान रखना, ये बांध किस नदी पर बना है? तो पेरियार नदी पर बना है। तो ये ध्यान रखना है, पेरियार नदी के ऊपरी क्षेत्र में बना है, जो तमिलनाडु से निकलती है और केरल में बहती है। तमिलनाडु से निकलती है, केरल में बहती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया गया? ये भी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ से? गुजरात में है। ठीक है, कि ये गुजरात में नर्मदा, ये जो है गुजरात नर्मदा जिले के, कहाँ पे? नर्मदा जिले के केवड़िया क्षेत्र को देश का पहला इलेक्ट्रिक शहर बनाने की घोषणा की गई है। 93 ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो किसको दिया गया? नोमैडलैंड को दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाली दुनिया का देश का पहला देश बन गया है? तो कौन सा बन गया? स्वीडन बन गया। ये भी डिस्कस कर चुके हैं करंट में। तो करंट के आपके जितने भी, अगर आप लोगों ने कंटिन्यू देखा होगा ना, तो बिल्कुल आपसे मतलब क्वेश्चन, अब 1-2 की तो गारंटी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके फंसेंगे जो भी करंट इधर का 4 से 5 महीने लगातार देखा है मेरा वाला लेक्चर। ठीक है, तो हमेशा मतलब जरूर फंसेगा। तो जैसे ये सब मैंने डिस्कस किया, अभी तक जितने डिस्कस किया सारे पूछा हुआ है। स्वीडन ने किया है। UAE ने भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को अबू धाबी का शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? तो किसको किया गया है? तो ये यूसुफ अली को किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने किस मतलब भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? तो यूसुफ अली को किया गया है। यूसुफ अली जो है यहाँ का जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यूसुफ अली जो है, जो प्रतिष्ठित खुदरा समूह लुलु के क्या है? अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? एक मिनट। IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान कौन सा है? तो कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 10वां। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है? विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विम्बलडन, तो किसने जीता है? ये डेनियल ये किसने? नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो ये जो है नोवाक जोकोविच, इन्होंने क्या किया? ये नोवाक जोकोविच कहाँ के? कभी कभी ये पूछ लेता कहाँ के हैं, किस देश से हैं? तो सर्बिया के हैं। तो इन्होंने नोवाक जोकोविच ने क्या किया? विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है।
और किसको हरा करके? मारियो बेरेटिनी को हरा करके 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक मिनट, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 की बात कर रहा है। कौन चुनी गई? तो मानसा, ये मानसा चुनी गई हैं। मानसा, ये मानसा वाराणसी तेलंगाना की रहने वाली है। इनका नाम है मानसा वाराणसी, जो कि तेलंगाना की रहने वाली हैं। 2020 की ये मिस वर्ल्ड इंडिया वर्ल्ड बनी है। नेक्स्ट क्या, केंद्रीय बजट 21-22 के दौरान मित्रा योजना का संबंध किससे है? कपड़ा से संबंधित है। मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच मित्र सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। किस नदी पर बनी है? फेनी नदी पर बनी है। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? किसने किया है? शिक्षा के वर्ष के रूप में किस राज्य सरकार ने इसको क्या किया है? घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने किया है। अरुणाचल प्रदेश ने क्या किया? 2021 को, ये ध्यान रखना है, 2021 को शिक्षा का वर्ष किसने किया है? इन्होंने किया है। क्या नाम है इनका? मतलब किस राज्य सरकार के? अरुणाचल सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक मिनट, कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमान प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो कौन सा है? पुदुचेरी। कौन सा है? पुदुचेरी, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग बिहार का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एक मिनट, क्या क्वेश्चन कह रहा है? पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग बिहार का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, तो आपको ये क्लियर होगा कि किसको किया गया है। संजय कुमार को किया गया है। राजधानी पटना की तर्ज पर बिहार के कितने और शहरों में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा? तो कितने और शहरों में? 5 और शहरों में क्या किया जाएगा? रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? बिहार के किस जिले में मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है? तो कहाँ पर की गई है? ये आपका किया गया बांका में। कहाँ पर? कि मोर अभ्यारण्य क्षेत्र कहाँ पर? बांका में किया गया है। नई दिल्ली स्थित बिहार भवन के वर्तमान स्थानिक आयुक्त कौन है? तो कौन है इसके? तो ये हैं संजय सिंह हैं। बिहार भवन के वर्तमान जो स्थानिक नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? संजय सिंह है। स्थानिक आयुक्त पूछा है तो संजय सिंह को बनाया गया है, ठीक है। और हाँ, अगर ये पूछ ले कि एक मिनट, पलका साहनी भी यहाँ दिया है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पलका साहनी कौन है। तो पलका साहनी जो है इनको, एक मिनट, इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। एक मिनट, इस क्वेश्चन में ये ध्यान देने की जरूरत है आपको कि क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार भवन के वर्तमान स्थानिक आयुक्त कौन है? तो संजय सिंह है। ये पहले जो थे, संजय सिंह जो थे, ये पहले सहायक स्थानिक आयुक्त के पद पर स्थापित थे, ठीक है। अब सहायक स्थानिक किसको नियुक्त कर दिया गया है? ये शम्स अफजोर को कर दिया गया है, ठीक है। तो ये अब दोनों, अभी ये दोनों करंट के न्यूज, संजय सिंह और वो भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और पलका साहनी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा था, कुछ था लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ तो इसलिए गलत नहीं बताऊंगी। इसको आप लोग एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अंतर्गत बिहार का कुल दर्ज वन क्षेत्र, टोटल एरिया पूछा है, कितना है? तो कितना हो जाएगा इसमें? 7,442। कितना हो जाएगा? 7,442 किलोमीटर। ये ध्यान रखना। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है? तो कौन करता है? एक मिनट, ऑप्शन क्या है? राज्य विधानसभा के द्वारा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 233 का क्लॉज 2 है, इसी के अनुसार कहा गया कि कोई व्यक्ति जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा जब वो कम से कम 7 वर्ष क्या रह चुका, एडवोकेट रह चुका हो, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है। और हाई कोर्ट के अधीन या उसके नियंत्रण में कार्य करने वाले जो न्यायालय के अधीनस्थ, आर्टिकल 233 से 237 तक, 233 से 237 तक दिया गया है। और जिला न्यायालय 2 प्रकार के होते हैं, एक आपराधिक न्यायालय यानी क्रिमिनल कोर्ट और एक दीवानी यानी सिविल कोर्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है? भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, भारत के उच्चतम न्यायालय को क्या प्राप्त है? तो इनको मूल, अपीलीय और परामर्श अधिकार, ठीक है, ये तीनों है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। संविधान का कौन सा आर्टिकल उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय और आदेश को पुनर्विलोकन करने की शक्ति देता है? तो कौन सा आर्टिकल है? ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 137 के तहत वो क्या कर सकते हैं? अपने निर्णय आदेश को पुनर्विलोकन के लिए अधिकृत है। पंचायत को वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? कौन हो जाएगा? तो संबंधित राज्य का क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। बात पंचायती राज प्रणाली किस आर्टिकल में है? 40 में है। ये तो ध्यान, कई बार मैंने आपको लेक्चर के थ्रू, अपने करंट के लेक्चर के थ्रू ही कई बार उसको बताया।
पंचायत के बारे में तो कई बार बताया है और भी पूरा डिटेल बताया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका स्किप नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जो कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लिया गया हो। तो क्या हो जाएगा ये, इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका आंसर आपका हो जाएगा 4 या अधिक राज्यों में राष्ट्रीय राजनीतिक दल। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जो पंजीकरण होता है, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। क्या योग्यताएं होनी चाहिए? यदि कोई दल जो है वो लोकसभा या राज्यसभा, किसमें कोई दल चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, यहाँ पर चुनाव में कम से कम 6% वैध मत प्राप्त कर लेता है और साथ ही एक राज्य अथवा एक से अधिक में कम से कम 4 लोकसभा सीट प्राप्त कर ले। ठीक है, तो यहाँ 4 ये हो गया। और दूसरी क्या कंडीशन है? यदि किसी दल को लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें प्राप्त हुई हैं, 3 राज्य में लोकसभा की 2 सीटें प्राप्त हुई हैं, और या फिर यदि किसी दल को कम से कम 4 राज्य में राज्य स्तरीय दल के रूप में क्या हो, मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का उसको मान्यता प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या, निम्न में से कौन सी प्रतिनिधि सरकार को अभिव्यक्त करता है? तो कौन सा हो जाएगा ये आपका? हो जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कौन प्रतिनिधि सरकार को अभिव्यक्त करता है? मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रतिनिधि सरकार को व्यक्त करता है। इसके अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधि का क्या करती है, चुनाव करेगी, और फिर जो जनता की ओर से विधि निर्माण और शासन व्यवस्था से संबंधित जो निर्णय होता है उसको लेने का काम करती है। तो विश्व के अधिकांश देशों में देखा जाए तो यही प्रणाली अपनाई जाती है, जैसे अमेरिका हो गया, भारत हो गया, कनाडा हो गया। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आर्टिकल 324 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको मिलाना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। भाग 9, देखिए पहले जो नहीं आता उसको कर लेना चाहिए। जैसे ये क्या दिया है, वैसे अभी कहेंगे कोई नहीं आ रहा है, तो कोई नहीं आ रहा है उसके लिए एक ऑप्शन है ये भाग 9। भाग 9 मैंने कई बार बताया किस में आ जाएगा, पंचायत में आ जाएगा। और भाग 9 जब पंचायत में है तो 9 के काम में क्या आ जाएगा, नगर पालिका आ जाएगा, तो इसको आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ये 9 का ही है ना। और 6 ये क्या दिया है, 6 का 6, एक मिनट, और ये क्या, भाग 8। और भाग 8 किससे संबंधित है? ये थोड़ा सा ना मिस्टेक हो गया है, ये मिस्टेक हो गया है, क्योंकि ये ऐसे होगा 4 का, और 4 का में क्या होता है, मूल कर्तव्य होता है। ठीक है, और भाग 8 जो है आपका, ये किस में है, संघराज्य क्षेत्र में है। क्लियर, ये किस में है, संघराज्य क्षेत्र में है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, तो आप मिला लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया, करेक्ट बताया कि कौन किससे संबंधित है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। और फिर क्या है, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते चोटिल हो जाता है? प्रतिक्रिया। क्या होती है? प्रतिक्रिया। कि जब कोई व्यक्ति या कोई मशीन द्वारा जब कोई काम किया जाता है, सॉरी, जब क्या होगा कि ये कौन सा जो न्यूटन है, न्यूटन का जो 3rd नियम कहता है, क्या कहता है कि जब प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति क्या कहते हैं उसको क्रिया करेगा तो उसके क्रिया के समान या विपरीत दिशा में क्या होगी, विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होगी। जब कोई व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करेगा तो चट्टान द्वारा भी उसमें एवज में क्या किया जाएगा, प्रतिक्रिया बल लगाया जाएगा, जिसके कारण व्यक्ति क्या होगा, चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। तो हम ध्यान रखना कि प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किस अवस्था में गीले कपड़े, ये ऑलरेडी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या होना चाहिए, 20 आर्द्रता 60 तापक्रम होना चाहिए। आईसीएमआर की कोरोना के दौरान चर्चा में रही, इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी कहाँ पर है, दिल्ली में है हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एमआरआई मशीन निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका, चुंबकीय तरंग का किया जाता है। कई बार मैंने कहा था ना, रिविजन अभी होगा। सामान्य दर पर किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम तापमान क्या होता है, 138 केल्विन होता है। इसको फटाफट करेंगे क्योंकि एक बार लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं। ध्वनि तरंगे कहाँ चलती हैं, ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम में चलती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में चलती हैं, ठोस। सबसे ज़्यादा किस में चलती हैं, मैंने बताया था ना, ठोस, और सबसे ज़्यादा किस में चलती हैं, गैस। ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम में चलेंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गति इनकी होती है वो गैसी माध्यम में और ठोस माध्यम में होती है। ठोस माध्यम में 500 मीटर प्रति सेकंड होती है और गैसी माध्यम में 332 मीटर होती है। तो सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, उसके बाद किस में होती है, गैस में होती है। तो चलती लेकिन तीनों माध्यम में है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होती है, तो कहाँ पर होती है, ध्रुवों पर होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है, तो हाइड्रोजन में, ये ध्यान रखना है। सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, लैंपों में किसका यूज़ होता है, तो किसका यूज़ होता है, सोडियम का यूज़ होता है। सोडियम लैंप जो होती है उससे जो उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है, सोडियम कौन से प्रकाश को उत्सर्जित करती है, पीली और पीली एवं एकवर्णी प्रकाश। और अगर मरकरी लैंप पूछे तो श्वेत नीलाभ, मरकरी श्वेत नीलाभ। और अगर प्रतिदीप्ति लैंप पूछे, जिसको सूर्य के प्रकाश के समान क्या होती है, मिश्रित प्रकाश होती है। अगर पूछ ले सोडियम लैंप तो पीली और क्या कहते हैं, एकवर्णी, मरकरी श्वेत नीलाभ, प्रतिदीप्ति सूर्य के प्रकाश के समान मिश्रित लैंप।
मिश्रित, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कांसा किसकी मिश्रित धातु है, तांबा और टिन की है, जिसमें तांबा सबसे ज़्यादा होता है, टिन कम होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तांबा 88%, टिन 12% होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, तो किस में नहीं पाई जाती, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं पाई जाती, ये भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या है कि किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो किसका, एथिलीन का हो जाएगा आंसर। किसके निम्न विस्फोटकों में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठन के रूप में नहीं पाया जाता है, तो किसमें, एमाटोल में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। वही मैंने कहा था ना, साइंस के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए इसको मैंने रिवीजन करा दिया कि यहाँ से क्वेश्चन छूटे ना। तो इसका एमाटोल, और इसको मैंने बताया था, इसको ये जो होती है नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है, ये एक क्या होती है, कलरलेस होती है, भारी होती है, तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ होती है। और ये क्या करती है, एक श्वेत धूम्रयुक्त क्या है, नाइट्रिक अम्ल है, जिसमें क्या जो कार्डाइड, ब्लास्टिंग, जिलेटिन, डायनामाइट में क्या, नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक होती है। एमाटोल एक क्या है, विस्फोटक तत्व है, जो ट्रोई नाइट्रो, बहुत टफ नाम है, ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ, ट्रोई नाइट्रो, बस आपको वैसे ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस इतना आप जान लें कि नाइट्रोग्लिसरीन आवश्यक संगठन के रूप में नहीं पाया जाता है, कहाँ पे, एमाटोल में नहीं पाया जाता है। बाकी ये क्या कहते हैं, कार्डाइट में भी पाया जाता है, ब्लास्टिंग, जिलेटिन में भी पाया जाता है, डायनेमाइट में भी पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोग्लिसरीन किसमें किसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, एमाटोल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, ये आपका इथाइल एल्कोहल बनता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इथाइल एल्कोहल बनेगा, यानी कि C2H5OH बनेगा, C2H5OH बनेगा, इथाइल एल्कोहल बनेगा। और ये एक औद्योगिक रसायन है जो विलायक के रूप में जो अन्य कार्बनिक पदार्थ हैं उनके संश्लेषण से और गैसोहॉल के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कौन सी हास्य गैस के रूप में प्रयोग की जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी कौन सी होती है, जाति होती है। अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कौन सी है, तो वो कौन सी है, माइक्रोप्लाज्मा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और माइक्रोप्लाज्मा जो कैसी है, प्रोकैरियोटिक जीव है, जिसमें कोशिका भित्ति का क्या होता है, अभाव होता है, और ये अब तक की सबसे छोटी जीवाणु है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, जिन पादपों में भोजन व जाल के संवहन के लिए, जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है, वे किस पादप संघ के अंतर्गत आते हैं, तो कौन से उसके अंतर्गत आते हैं, ट्राइकोफाइटा। ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि जाइलम और फ्लोएम नामक संवहनी तत्व पाए जाते हैं। जाइलम मतलब पादपों में क्या होता है, एक मिनट, पौधे जो होते हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम नामक क्या होते हैं, संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, और इन्हें ही क्या कहते हैं, इन्हें जहाँ पाए जाते हैं उन्हें किसको अंतर्गत रखते हैं, ट्राइकोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं, ट्राइकोफाइटा के अंतर्गत नामक पादप संघ के अंतर्गत रखते हैं। और ट्राइकोफाइटा जो है इसको 3 भागों में बांटते हैं, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मछली का वाताशय किस रूप में काम करता है, तो किसके रूप में काम करता है, सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थितिक दोनों के रूप में काम करता है, सहायक श्वसन और द्रव स्थितिक के रूप में। कॉड निम्न से किसकी प्रजाति है, मछली की प्रजाति है, और गैडस वंश की है। और किस वंश कोशिकाओं को कोशिका की ऊर्जा का घर कहा जाता है, तो ये भी मैंने बताया था, किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। गुणसूत्र किसका परिवर्तित रूप है, क्रोमैटिन धागों का है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः कहाँ किससे प्राप्त किए जाते हैं, कवकों से प्राप्त किए जाते हैं। कोरोना नामक रोग निम्न से किसके कारण, वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट, ऐसे जड़ें जो मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से विकसित होती हैं क्या कहलाती हैं, अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। वह पुष्पकली जिसका प्रयोग मसालों के रूप में करते हैं, लौंग का यूज़ करते हैं। कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर कार्बन पाया जाता है। ये भी मैंने डिस्कस किया था, बताया था बहुत डिटेल में कि ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन। तो आपको ऐसे याद रखना, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है। COH करके ना करके क्या कर दीजिए, OCH, यानी ऑक्सीजन, कार्बन, फिर हाइड्रोजन पाया जाता है लगातार। फिर क्या है, टीका का विकास किसने किया था, तो जोनास साल्क ने किया था। टीका का विकास किसने किया था, जोनास साल्क ने किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो जोनास साल्क ने किया था ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो चलिए आगे क्या कह रहा है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे, एक मिनट गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, ये
एडम स्मिथ को कहा, आधुनिक पूछा ना, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 3.9% रखा गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए किसका प्रयोग, जो आधार प्रयोग किया जाता है, कौन सा किया जाता है? 2011-12 किया जाता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? राष्ट्रीय आय की गणना के लिए इस नई संस्था कौन सी? CSO है, CSO। आत्मनिर्भर भारत पैकेज की कुल राशि कितनी है? 20 लाख करोड़ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी, क्योंकि हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन सा है? अमेरिका है। योजना अवकाश की अवधि किससे संबंधित है? 1966 से 69 संबंधित है, ठीक है, 1966 से 69 संबंधित है। स्टैगफ्लेशन क्या है? तो बेरोजगारी का, स्टैगफ्लेशन का प्रभाव क्या है? बेरोजगारी है, तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मुद्रास्फीति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मुद्रास्फीति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? निर्यात को बढ़ा करके? नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? मुद्रा के प्रभाव को बढ़ाकर, सरकारी खर्च को बढ़ाकर, मुद्रा के प्रवाह को घटाकर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा के प्रवाह को घटा करके हम क्या कर सकते हैं? मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकते हैं। कृषि और ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए एक मात्र संस्था कौन सा? नाबार्ड है, और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। लघु अवधि ऋण की अवधि कितनी होती है? तो लघु अवधि की जो होती है, लघु पूछा है तो 15 माह से कम जो हो जाएगा वो लघु अवधि की ऋण हो जाएगी। और अगर बात करें कि ये आपका क्या है, 15 माह से कम है, ठीक है। अगर मध्यम पूछ ले कि मध्यम अवधि ऋण कब से कब तक होती है, तो 15 माह से 5 वर्ष, 15 से 5 वर्ष, ये 15 महीने से 5 वर्ष होती है। लेकिन अगर दीर्घ पूछ ले तो 5 वर्ष से अधिक हो जाएगी। लघु पूछे तो 15 माह से कम हो जाएगा, मध्यम पूछे तो 15 से 5 वर्ष हो जाएगा, और दीर्घ पूछे तो 5 से अधिक हो जाएगा। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा सूरत में स्थित है। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। भारतीय मानक समय की यमोत्तर रेखा किस राज्य से गुजरती है? तो यहाँ पे होना चाहिए किस राज्य से नहीं गुजरती है, क्योंकि आंध्रा से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, यूपी से गुजरती है, तो महाराष्ट्र से गुजरती नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा C से नहीं गुजरती है, यानी एक से अधिक राज्य से गुजरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक राज्य से गुजरती है, यानी ई ऑप्शन हो जाएगा। भारत का सुदूरतम दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो मरीना तट है। कौन सा है? भारत का सबसे लंबा तट कौन सा? मरीना तट है। ये कहाँ पर मिलेगा? तमिलनाडु की राजधानी जो चेन्नई है वहीं पर है, ठीक है। इसकी लगभग लंबाई 13 किलोमीटर है। और कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? तो अरावली, जो कि कहाँ पर? राजस्थान में है। अराकानियोमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है, जो कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है, ठीक है। अराकानियोमा जो है ये क्या नाम है? इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नहीं, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, सॉरी। ये अराकानियोमा जो है हिमालय का विस्तार, ये जो है म्यांमार में, और इसका एक मिनट, हम यहाँ डिस्कस करने वाले थे, सॉरी। ये जो पर्वत श्रेणी है सबसे पुरानी अरावली, तो अरावली जो है ये आपकी प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। ये प्राचीन पर्वत श्रेणी है ना, जो कि अब क्या होगी, एकदम क्या कहते हैं उसको, बहुत ही ज़्यादा अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है इसको, अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। तो ये अरावली, जिसको प्री कैम्ब्रियन, इसको प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है ये कौन सी है? माउंट आबू के समीप जो है इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट आबू के समीप स्थित गुरु शिखर है, ठीक है। और ये पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद से लेकर के उत्तर पूर्व दिल्ली तक फैली हुई है। दिल्ली में स्थित रायसीना पहाड़ी, जिस पर राष्ट्रपति भवन है, इसी पर्वत श्रेणी का क्या है? विस्तार है। लेकिन ये क्वेश्चन की बात करें, अराकानियोमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है कहाँ से? म्यांमार, तो इस पर भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि म्यांमार में स्थित है, और म्यांमार में एक नदी बहती है, इरावदी नदी, इसको भी याद रखिएगा। म्यांमार में एक नदी बहती है, इरावदी नदी, ठीक है। तो ये है, और इस पर्वत श्रेणी को अराकानियोमा, मतलब यहाँ पे इरावदी नदी है, तो इरावदी नदी मतलब ये जो पश्चिमी म्यांमार के रखाइन तटवर्ती राज्य और इरावदी नदी के बेसिन के बीच स्थित है, इसीलिए इसको रखाइन पर्वत श्रेणी भी बोलते हैं, रखाइन पर्वत श्रेणी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और ये असम, नागालैंड, मिजोरम में फैली हुई है। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से किस राज्य में नामदफा? तो नामदफा मिजोरम है। सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होगा? हिंदू कुश, हिमालय, कैलाश, काराकोरम, तो कहाँ से होगा? ये होगा कैलाश पर्वत श्रेणी से होता है। कैलाश पर्वतमाला में स्थित जो मानसरोवर झील है वहाँ से ये निकलती है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा आवश्यक तत्व है? तो कोबाल्ट, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
दलहनी फसल की जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? दलहनी फसल की जो जड़ होती है उसमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है। और राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कोबाल्ट है, जो विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। और ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन और पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो कौन सा खुला सागरीय बंदरगाह है? वो है आपका कौन सा है? ये चेन्नई है। कि और मतलब वो जैसे खुला क्या करते हैं, जो वह बंदरगाह जहाँ पर क्या करते हैं, जलीय पोत तट से दूर खुले सागर में ही लंगर डालते हैं, खुला सागरीय बंदरगाह कहलाता है। और भारत में जो चेन्नई बंदरगाह है इसका प्रमुख एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला हुआ है? तो ये हो जाएगा बुर्ज में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा वर्तमान में पाकिस्तान में, हड़प्पा में है? किस भाग वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या है? एक मिनट, उप धन निषद, उपनिषद, ठीक है। तो उपनिषद का मतलब क्या होता है? समीप। उप का मतलब समीप और निषद का मतलब बैठना, तो समीप बैठना। किसके समीप बैठना? गुरु के समीप बैठना। तो उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं। और टोटल उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। और उपनिषद को शंकराचार्य ने ब्रह्म ज्ञान कहा है। उपनिषद को शंकराचार्य ने क्या कहा है? ब्रह्म ज्ञान कहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ये हो गया। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? कैवल्य को कहा गया है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने करवाया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अशोक ने संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके माध्यम से कराया था? 2 धम्म महामात्रों को भेज करके कराया था। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हर्ष की राजधानी कहाँ स्थित थी? कन्नौज में स्थित है। किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल का चोल का स्वरूप प्रदान किया है? तो राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे इसके आंसर, ठीक है। कि राजेंद्र प्रथम का काल ये चोल वंश का चरम उत्कर्ष काल था। और 1014 में चोल राज्य क्या था? सिंहासन पर बैठा था। और ये ध्यान रखिएगा कि राजेंद्र चोल ने क्या किया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। राजेंद्र चोल ने क्या किया था? बंगाल की खाड़ी में चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। और जो चोल थी उनकी नौसेना फेमस थी, ये भी पूछता है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसमें क्या हो जाएगा? यूनानी थे, चीनी थे, रोमासी थे, आर्य थे, कौन थे? तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका? ये आर्यों ने किया था। आर्यों ने भारत की जनता के समय हिंदू शब्द आर्य, हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया था? आर्यों ने किया था। और ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहा था। चलिए देख लेते हैं। आर्यों ने ये कहा, हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अरबों ने, ठीक है। और ईरानियों ने इसको क्या कहा? हिंदुस्तान। यूनानियों ने इंडिया, चीनियों ने इंतु, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आर्यों ने हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके टाइम आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? ये तो बहुत ईजी है कि कहाँ स्थित है? सासाराम, दिल्ली, सोनारगांव कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा कि शेरशाह का जो मकबरा है ये सासाराम में स्थित है। 2 अस्पा, सिंह अस्पा, ये सी अस्पा नहीं सिंह अस्पा होगा, सिंह अस्पा। तो ये किससे संबंधित है? जहांगीर से संबंधित है। 2 अस्पा में क्या होते थे? इसको 2 घोड़े रखने होते थे। और सिंह अस्पा में क्या होते थे? 3 घोड़े रखने होते थे। फिर क्या? मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो कौन था? ये था, क्या नाम था उसका? मोहम्मद शाह रंगीला था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद शाह के शासनकाल यानी कि 1739 में क्या होता है? करनाल के निकट जो नादिर शाह थे, नादिर शाह की सेना ने आक्रमण कर दिया था, युद्ध कर दिया था, जिसमें मुगल सेना हार जाती है और खाने दौरा युद्ध में ये मारा जाता है। और कोहिनूर से जड़ा जो शाहजहां मतलब जो मुगल राज सिंहासन रहता तख्ते ताउस, या इसको मयूर सिंहासन भी कहते हैं, नादिर शाह अपने साथ लेकर के चला जाता। तो अंतिम शासक बैठने वाला यही था, मोहम्मद शाह रंगीला। शिवाजी के प्रशासन में किसे पेशवा कहा जाता था? तो पेशवा किसको कहा जाता था शिवाजी के शासनकाल में? प्रधानमंत्री को कहा जाता था। शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान नाम के 8 मंत्री होते थे और पेशवा इनमें से एक था जो अष्टप्रधान में प्रधान होता था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? ये शंकर देव ने बनाया था। तो ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे, तो ये मीराबाई हो जाएंगी। क्या आंसर हो जाएगा? एक मिनट, सॉरी गलत हो गया। प्रसिद्ध संत
जो संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित है, नहीं सही है, क्या है, मीराबाई ही सही है कि प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थी। इनका जो विवाह हुआ था मेवाड़ के युवराज भोजराज से हुआ था, भोजराज से हुआ था। लेकिन मीरा की भक्ति किस में थी, कृष्ण जी के प्रति ही, उनके प्रेम में थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था, जिसने मुगल सम्राट फर्रुख शाह से शाही फरमान किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा सरमैन, जॉन सरमैन, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। मुगल ये 1717 में जो दूत मंडल भेजा था मुगल सम्राट फर्रुख शाह से शाही फरमान प्राप्त किया था, जॉन सरमैन के उसमें किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो दलीप सिंह को था। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, दलीप सिंह। 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद से किसने पढ़कर सुनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। व्यक्तिगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, व्यक्तिगत का सिद्धांत किससे संबंधित है, डलहौजी से संबंधित है, डलहौजी से, हड़प, जिसको हड़प की नीति कहते हैं। तो इसमें अंग्रेजों की अनुमति के बिना कोई भी भारतीय रजवाड़ा अपना उत्तराधिकारी गोद नहीं ले सकता था, इसमें ये था। और सबसे पहले जो लिया गया था सतारा, कौन मिलाया गया था इसके व्यक्तिगत के सिद्धांत के सतारा 1848 में किया गया था। जैतपुर 1849 में शामिल किया गया था, 1849 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में। और फिर क्या क्वेश्चन है, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, कलकत्ता से हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंडियन मिरर अखबार का संपादन देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा किया गया था। मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था, तो BR अम्बेडकर जी ने किया था। नेक्स्ट क्या है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नौ हिंदूवाद के, क्या कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नौ हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे, तो कौन थे ये, स्वामी विवेकानंद जी थे। ठीक है, 1863 से 1902 तक रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा को ये साकार करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए ये क्या करते हैं, साधारण भाषा में वर्णन करने का इनको श्रेय दिया जाता है। और 1893 में वे शिकागो जाते हैं, 1893 में शिकागो जाते हैं, शिकागो में पहला इनका सम्मेलन था। 1900 में ये पेरिस जाते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये 2 बार अपना जाकर के अपना वो करते थे। नौ हिंदू के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे, स्वामी विवेकानंद। शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय को जाना जाता है। 1888 में इलाहाबाद में जो कांग्रेस में सम्मेलन में भाग लेकर इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की क्या की थी, शुरुआत की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्ष किसने की थी, तो हरिपुरा के सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अखिल भारतीय दलित वर्ग का संघ स्थापित किया था, किसने किया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था, ये क्या हो जाएगा आंसर, चंपारण में किया था। पहला जो था चंपारण में क्या हुआ था कि 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटते हैं, जिसमें 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस में मनाते हैं। 9 जनवरी 1915 को जब ये वापस आते हैं तो 1917 में इनका सफल सत्याग्रह स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पे, बिहार के चंपारण जिले में। तो लखनऊ अधिवेशन जो होता है 1916 में, यहाँ पे राजकुमार शुक्ल जाते हैं गांधी जी से चंपारण आने के लिए आग्रह करते हैं। और फिर किसानों की अपनी जमीन के जो 3/20 भाग थी, जिसको तिनकठिया पद्धति कहते थे, इस पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी से ये अवगत कराते हैं इनसे, गांधी जी से। कौन, ये जो आए थे राजकुमार शुक्ल। ठीक है, और इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी जो राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रिज किशोर थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारिक थे, JV कृपलानी थे, ये सब इनके साथ थे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पूर्ण स्वराज संकल्प को पारित राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने पारित किया था, पूर्ण स्वराज की बात कर रहा है, तो किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसकी जो अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को क्या किया गया था, तैयार किया गया था, और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था। फिर क्या होता है, 31 दिसंबर 1931 को रात के 12 बजे लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत का आधिकारिक झंडा क्या होता है, फहराया जाता है। रविंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया जाता है। तो वो कौन सा मतलब संगठन था, तो कौन सा हो जाएगा, ये अनुशीलन समिति हो जाएगा। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका क्या नाम था, लुई फिशर। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का संबंध किससे है, तो बर्रा डकैती का संबंध किससे है, पूर्वी बंगाल से है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, तो असहयोग आंदोलन था। कौन सा था पहला, असहयोग आंदोलन था। ठीक है, और यह जालियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट के विरुद्ध 1920 से 22 में चलाया गया था। गांधी इरविन समझौता
मुख्य रूप से किस कारण हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था किसके कारण हुआ था? नमक कर समाप्त करने, ये कौन सा हो जाएगा आपका? तो क्या हो जाएगा इसका? गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए गांधी इरविन समझौता ये आपका हुआ था। ठीक है, 5 मार्च को क्या होता है? 5 मार्च 1931 गांधी व इरविन के बीच एक समझौता होता है और इसी समझौते को दिल्ली पैक्ट कहते हैं। दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट कहते हैं, जिसका प्रारूप किसने तैयार किया था? इसका प्रारूप इमर्सन ने तैयार किया था। इमर्सन किसने तैयार किया था? इमर्सन ने तैयार किया था। और इसके तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा और कांग्रेस द्वितीय सम्मेलन भाग लेने के लिए तैयार हो जाती है। फिर क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो उषा मेहता ने किया था। किसने किया था? उषा मेहता ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब होता है? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब होता है? 251 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था और इसमें क्या होता है? 236 वर्षों के बाद अशोक शासनकाल में प्रसिद्ध विद्वान मतलब अशोक के टाइम में मुगल तिस्सपुत्र की अध्यक्षता में हुआ था। कब हुआ था? 251 में हुआ था। अथर्ववेद में ब्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए ये किया जाता है? तो किसके लिए ये किया जाता है? मगध के लिए किया जाता है। अथर्ववेद में जो ब्रात्य शब्द का प्रयोग है मगध राज्य के लोगों के लिए ये किया जाता है। और ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द आया है? कीकट आया है और ब्रात्य शब्द का यूज हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किसका कर दिया था? तो किसका कर दिया था? ये हो जाएगा आपका आंसर गया। ठीक है, बिहार प्रदेश का बिहार नाम तुर्कों का ही दिया हुआ है। बिहार नाम जो है वो तुर्कों का दिया हुआ है और यहाँ पे बिहारों का प्रदेश बिहार कहा गया। तो इसमें क्या कहते हैं इसको? गया को कहा गया। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? शेर शाह ने कराया था। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पटना का नवनिर्माण शेर शाह ने कराया था। पटना गोलघर का निर्माण किस सन में कैप्टन जॉन क्या लिखा? गायस्टिन द्वारा कराया गया था। तो किसके द्वारा कराया मतलब ये कब? गायस्टिन के द्वारा कराया गया था, लेकिन कब कराया गया था? तो 1700 ये कराया गया था आपका 86 में कराया गया था। क्यों 86 में कराया गया? एक्चुअली क्या हुआ था? 1783 में अकाल पड़ा था बिहार में। ठीक है, 83 में अकाल पड़ा, तो इसी से निजात पाने के लिए अनाजों के भंडार को रखने के लिए ये क्या नाम था इनका? कैप्टन गायस्टिन। ठीक है, इन्हीं के द्वारा 1786 में क्या किया जाता? गोलघर का निर्माण किया जाता अनाज को रखने के लिए। 28 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? जो ये जज किंग्सफोर्ड की हत्या का। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल, क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल था जिसने क्या किया था? कौन सा दल भारत छोड़ो आंदोलन में, ये कट गया है ना तो कंफ्यूज हो जा रहे हैं। क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का कौन सा दल एक मिनट सक्रिय था, सॉरी कट नहीं गया, सही है। ठीक है, बिहार का कौन सा दल क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? तो इसमें क्या हो जाएगा? एक कौन सा दल सक्रिय था? तो ये हो जाएगा सिया राम दल। सिया राम दल जो था कहाँ पर? बिहार में। भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? सिया राम दल सक्रिय था। आगे क्या कह रहे हैं कि हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 में हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो किसको? रामदेवी सिंह को दी गई थी। नेक्स्ट क्या? भारत देश का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया था? तो बिहार ने ही। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि बिहार ऐसा पहला राज्य था जिसने इससे संबंधित क्या थे? कानून बनाए थे। बिहार में 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले कौन थे? तो ये क्या कह रहा है? कौन थे? तो पहले कौन हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे मोहम्मद यूनिस हो जाएंगे। ठीक है, मोहम्मद यूनिस ने बिहार में पहली सरकार बनाई थी। श्री कृष्ण ने क्या किया था उस समय? इनकार कर दिया था, तो मोहम्मद यूनिस हो जाएंगे। बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियाँ हैं। इनकी चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 6 से 8 वर्ग किलोमीटर है। शिवालिक श्रेणी का जो दक्षिणी भाग है, ठीक है, उसका रामपुर दून के नाम से जानते हैं। दक्षिणी भाग इसका जो है वो रामपुर दून के नाम से जानते हैं और इसकी ऊंचाई जो है अपेक्षाकृत कम है और लंबाई इसकी 32 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है 8 किलोमीटर है। तो ये ध्यान रखना है। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कौन सा है ये उद्गम नदी? इसकी जो है ये आपका क्या कह रहा है? दक्षिण भारत की, एक मिनट, पुनपुन नदी का ये कौन सा उद्गम है इसका? पलामू की चोरहा पहाड़ी।
चोरहा पहाड़ी से निकलती है और क्या करती है, फतुहा के निकट जा करके ये क्या करती है, गंगा में, फतुहा के निकट गंगा में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ आपकी मनोहर, दरघा, ये सब है। किस नदी को घुघरी नदी के नाम से जानते हैं, तो किस नदी को घुघरी नदी के नाम से जानते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कमला नदी को घुघरी नदी के नाम से। कमला नदी क्या करती है, नेपाल में हिमालय की जो महाभारत श्रेणियां हैं वहीं से निकलती है और जयनगर की सीमा से बिहार में इंटर करती है, मधुबनी के पास जाएगी, वहाँ कोसी में मिल जाएगी। और यह जो है मिथिला की प्रसिद्ध नदी है। कौन सी, कमला नदी मिथिला की प्रसिद्ध नदी है। और इसे पुण्य की दृष्टि से गंगा के बाद देखा जाए तो मिथिला में इसी का स्थान है। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बलसुंदरी मिट्टी की प्रधान फसल कौन सी है, तो बलसुंदरी मिट्टी की जो प्रधान फसल है वो क्या हो जाएगी आपकी, धान, गेहूं, गन्ना, तंबाकू। बिहार में हरियावाड़ा हिरण पार्क कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, ये हो जाएगा मुंगेर में। हरियावाड़ा हिरण पार्क कहाँ पर है, मुंगेर में स्थित है। हरियावाड़ा मुंगेर, ठीक है, हरियावाड़ा हिरण पार्क मुंगेर में स्थित है। 36 वस्तुओं को बेचकर, अब यहाँ पे आपका मैथ हो गया, मैंने टिक लगा दिया, आप लोग इसको देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड है तो आप लोग कर चुके होंगे। ये देख लीजिए सारे हैं, आप लोग देख लीजिए। तो अच्छा अभी और है क्या, नहीं, ये लगा रिपीटेड हो गया क्या, यस रिपीटेड हो गया, पेजेस वही है सेम, ठीक है। तो चलिए उम्मीद है सेशन आपको समझ आएगा, पसंद भी आएगा। तो इतनी मेहनत आप लोग के लिए किया जा रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी अगर टाइम मिलता है तो नेक्स्ट सेशन भी आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।